तो मुस्कुराए हैं हमेशा, छुपाए हैं गम, उन लोगों को तो वक्त बताएगा कौन है हम। इसी प्यारी लाइन के साथ आज की इस क्लास को, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं सुनाई दे रहा हूं? क्या मेरा मुखड़ा चेहरा दिखाई दे रहा है? एक बार चैट में बता दें यार, है दिख रहा हूं? क्या बोल रही है पब्लिक? दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा? हाँ जी, क्या बात है। हाउ आर यू ऑल? एक बार चैट में पहले बता दो यार, वो जोश मीटर कैसा है, एनर्जी कैसी है ना, वो पागलपन कैसा है कि भैया आज हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। किसके? क्लास 9th के साइंस के। यहां पर मैं एक चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं 2 चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके 12 के 12 सारे चैप्टर्स की, है ना। तो जो ओवरऑल सिलेबस के जो 25 इंपॉर्टेंट सवाल हैं, है ना, वो आज डिस्कस हो जाएंगे। ये सवाल तुम्हारे पेपर के अंदर एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकते हैं, 2 मार्कर में आ सकते हैं, 5 मार्कर में आ सकते हैं, 3 मार्कर में भी आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जोश मीटर बता दो। हाँ भाई, हाँ। कैसा है जोश मीटर? भैया शोभित भैया की तबीयत कैसी है? अब उनकी तबीयत ठीक है, उनकी 10th की क्लास भी है बेटा 7 बजे, इस वजह से आपकी आज साइंस की क्लास हो गई इस टाइम पे, वरना तुम्हारी कौन सी क्लास होती? तुम्हारी आज होती मैथ की क्लास, कल होती तुम्हारी हाँ साइंस की क्लास। ठीक है, बताओ सबसे पहले। हाई सर। एकदम हाई है, बहुत ही ज्यादा हाई है भैया। क्या बात है भाई, ज्यादा वेट करा दिया क्या मैंने तुम्हें? है ज्यादा तो वेट नहीं करा दिया मैंने तुम्हें, ये बताओ पहले। ज्यादा वेट करा दिया? अच्छे रे भैया, यार तुम लेट बहुत करते हो यार। भाई लेट पता है मैं तुम्हें बताता हूं क्यों हुआ। अब अचानक से पता चला कि तुम्हारे शोहित भैया की तबीयत खराब है, तो उनको हॉस्पिटल जाना है। अब भाई उनका फोन आया तो उन्होंने बोला यार मैं तो हॉस्पिटल जा रहा हूं, तुम क्लास ले सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल ले लेंगे। बट उस टाइम तक ये स्लाइड्स पीपीटीज वगैरह ये सब थोड़ी ना बनी थी, है ना, वो नहीं बनी थी। तो फिर वहां से मैंने बनाना स्टार्ट करा और शाम हो गई, 3-4 घंटे लग गए कॉन्टिन्यूअसली इन सारे क्वेश्चन पे हम काम कर रहे थे, है ना। अब एक बात समझना, ये क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर, फाइनल एग्जाम के अंदर, तुम्हारे स्कूल के अंदर दिखेंगे। है भैया, आपको कैसे पता? देखो भाई, यकीन ना हो तो अपने सीनियर से पूछ लेना। उनका तो पूरा पेपर आ जाता है, वो अलग बात है क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम है। बट तुम्हारे स्कूल के सबके अलग 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 पेपर होते हैं, है ना। किसी का पेपर थोड़ा टफ आएगा, किसी का आसान आएगा, हर एक स्कूल पे डिपेंड करता है। बट फिर भी ये वो क्वेश्चन है ना जो कि हर स्कूल में कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा सारे ही क्वेश्चन आ जाएंगे 25 के 25 सॉल्व सिर्फ, ऐसा नहीं होगा भाई, है ना। क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम तुम दे रहे होते तो ऐसा भी होता। होता भी है सीनियर के साथ। बट तुम बेचारे अभी स्कूल का पेपर दे रहे हो और तुम्हारे टीचर पे डिपेंड करता है कि वो पेपर कैसा बनाएंगे, ठीक है ना। तो उन टीचर के हिसाब से, अपन चीजों को आज लेकर आया हूं और मैं उसी हिसाब से तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह आज कराने वाला हूं। तो सारे क्वेश्चन के अंदर दिमाग, आंख, नाक सब कुछ ओपन रखना है। अगली चीज समझो, क्या तुमने मेरे वन शॉट लेक्चर देखे हैं? यस या नो कमेंट के अंदर बताओ जल्दी। भैया फिजिक्स की न्यूमेरिकल भी है, बिल्कुल है, जल्दी बताओ। क्या तुमने देखे हैं अभी तक के वन शॉट? यस या नो, ऑनेस्टली बताएंगे, सच्ची अपनी मम्मी की कसम खाएंगे। मम्मी की कसम झूठी नहीं खाते हम। है ना, सच्चे इंसान है। बहुत सारे यस लिख रहे हैं, कुछ नो भी लिख रहे हैं। देखो यार, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर नहीं होंगे ना बेटा, तो क्या दिक्कत क्या आएगी ना, दिक्कत ये आएगी कि तुम्हें क्वेश्चन तुमसे बन नहीं पाएंगे। समझ रहे हो ना। तो वन शॉट प्लीज देख लेना। वन शॉट में आपको सारे के सारे ऑलरेडी बना चुका हूं अपने EXP ऑफ 9th वाला चैनल, वो भी अपना है, ये भी अपना है, ठीक है। तो वहां पर तुम क्या करना कि तुम वन शॉट वगैरह देख लेना। उससे क्या होगा कि उसके बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो वो अच्छा रहता है ना। इमेजिन करो तुम्हें यही नहीं पता कि ग्रेविटेशन के अंदर जो स्मॉल वाला जी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे, राइट। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करें बेटा। क्या बोल रही पब्लिक? क्या? ओहो, 22,000 स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी है। क्या बात है यार, है? पढ़ाई लिखाई कब से है पेपर? भैया 13 से फाइनल्स हैं। कोई बात नहीं, बढ़िया होगा, तू भरोसा रख। नेक्स्ट टॉपर की टीम पूरी खड़ी है। SST की तो हो ही गई, साइंस की हो गई, कल मैथ की हो जाएगी, ऐसे ही हिंदी की भी होगी, इंग्लिश की भी होगी भाई, है ना। तो नेक्स्ट टॉपर कर देगा सब, तू चिल कर, तू चिल कर। ठीक है, चलो भाई बताओ, केमिस्ट्री से शुरू करा जाए, पहला सवाल दिया जाए। चलो अब देखते हैं, देखें जरा
किसमें कितना है दम, है ना, कॉपीराइट ना आ जाए बस, कोई दिक्कत नहीं है, आ भी जाए तो क्या हो गया, हटवा देंगे। चलो भाई, केमिस्ट्री का पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा 1 करोड़ के लिए रुपए के लिए ये रहा। ये सवाल है आपके पहले चैप्टर का, पहला चैप्टर यानी सबसे आसान चैप्टर, मैटर अराउंड अस, मतलब मैटर इन आवर सराउंडिंग। उस चैप्टर के अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं, बस सारी चीजें सिंपल हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, उन सब की प्रॉपर्टीज, एवोपरेशन, ये सब है उसके अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं सवाल क्या पूछा गया है। क्वेश्चन का ए पार्ट देखना बेटा आराम से, एकदम फोकस होके, ठीक है। भैया 12th की बायो नहीं करवाओगे? अरे अरे 12th का बच्चा यहां पर क्या कर रहा है? 12th के बच्चे, भैया आई एम इन 11th क्लास, आपकी बहुत याद आई आज इसलिए देखने चला आया। बहुत बढ़िया, तुम्हारे सीनियर भी आ गए आज तो, चलो बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री का देखते हैं सबसे पहले, केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री। पहला सवाल, व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, एक क्रिस्टल होते हैं और एक क्वेश्चन आया बेटा एक्टिविटी से, एक एक्टिविटी है, ध्यान है किसी को? हाँ बहुत बढ़िया। तो पोटेशियम परमैंगनेट के मैंने क्रिस्टल को उठाया, मैंने क्या करा, मैंने उसको बीकर के अंदर रख दिया, पानी के अंदर। फिर क्या हुआ, इट पर्पल कलर स्प्रेड थ्रू आउट, यानी उसका जो पर्पल कलर है ना वो स्प्रेड हो गया पूरे पानी के अंदर। व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन कंक्लूड, इस ऑब्जर्वेशन से आपको क्या सीखने को मिला, कोई बता सकता है? मैंने बोला था मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या बताओ बताओ? उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, याद आया? दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अगला क्या था, उनके बीच में गैप होता है, गैप बिटवीन देम, गैप बिटवीन देम, गैप बिटवीन देम। बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहां पर इससे हमें क्या सीखने को मिला कि एक तो हुआ क्या कि जो क्रिस्टल थे वो पानी के अंदर मिल गए, यानी पहली चीज तो यहां पर डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन समझते हो ना, सॉलिड पानी में मिल जाता है तो क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है बेटा? हाँ, तो यहां पर हो गया पहला डिफ्यूजन, ये तो सबको मालूम है डिफ्यूजन, बहुत सही। दूसरी चीज, अगर यहां पर क्वेश्चन में ये होता कि कौन सी प्रॉपर्टी बता रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी बता रहा है, बताओ मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी बता रहा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, है ना, क्योंकि वो इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि वो क्या करते हैं, मिल जाते हैं पानी के अंदर और पानी का कलर भी बदल देते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये आता कि चीनी को पानी में मिलाया, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी, क्या बोलोगे? कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस है। बहुत बढ़िया। अरे यार तुम इतने होशियार कब से हो गए? पूरा सब बच्चे सही आंसर लिख रहे हैं, कहां आ गया है मैं अचानक से? इतनी पढ़ाई लिखाई कब से कर रहे हो तुम? पेपर आते ही सबके हाथ पैर कांपने लगते। अब पेपर 9th क्लास में, एक तो पढ़ाई लिखाई तुम पूरे साल भर करते नहीं हो, है ना, मुझे पता है। मुझे पता है, ठीक है। आखिरी के टाइम में एक तो पेरेंट्स का प्रेशर है कि अगर नंबर कम रह गए तो बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी, है ना। तो कोई बात नहीं। एक बच्चा लिख रहा है, भैया पेपर कब लीक कर रहे हो? कुछ बातें बेटा बताई नहीं जाती, नजर लग जाती हैं। आओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? देखो भाई, फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, बोलो? लेटेंट हीट वो होती है जब हमें किसी की स्टेट को चेंज करना है, किसी की स्टेट को चेंज करना है, हाँ, है ना। फ्यूजन यानी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जब आपका एक वो हीट जिसकी मदद से आपका एक सॉलिड जो था वो लिक्विड के अंदर चेंज हो गया एट दी सेम टेम्परेचर। यानी कि एग्जांपल लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस थी और वो किस में कन्वर्ट हो गई, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। क्या बात आई सबको? क्या बात समझ में आई बेटा सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लिख रहे हैं बच्चे, क्या लिख रहे हैं बच्चे भाई, बताएं। बहुत सही, क्या बात है। ओए होए, ओए होए। चलो अगला सवाल। यार तुम इतना पढ़ कैसे लिए हो आज तुम सारे आंसर सही लिख रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। सब्सटेंस एज हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड कैन इजीली बी लिक्विफाइड। अब जब वर्ड्स ऐसे आ जाए ना, शब्द, जब शब्द बड़े होते हैं ना तो दिमाग ज्यादा शब्दों पे मत लगाओ, कॉन्सेप्ट पे लगाओ। क्या बोल रहा है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कंप्रेस हो सकता है। कौन कंप्रेस हो सकता है? लिक्विड और गैस दोनों कंप्रेस हो सकती है, सॉलिड तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब अगला देखो क्या दिखा है, लिक्विफिकेशन, यानी गैस जब लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी ये सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस ये क्या है, गैस। अब पढ़ो आगे, क्या बोल रहा है,
प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, जो कि गैस है, एनलिस्ट 4 प्रॉपर्टीज, 4 बातें बता दो, 4 बातें बता दो भाई, फटाफट से 4 बातें बता दो, बोल दो 4 बातें बता दो, बोलो 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 बोलो, 4 बातें बताओ भाई। हाँ बहुत बढ़िया। क्या है, गैसेस की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, कोई भी आप 4 प्रॉपर्टीज याद कर सकते हो, यहां पर लिखा भी हुआ है, इसकी पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगी, बट यहां पर कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही पेपर में सवाल आएगा। क्या, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, दे हैव लार्ज इंटर पार्टिकुलर स्पेस, स्पेस होती है इनके बीच में, दे एक्सपीरियंस द लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, इनके अंदर जो रिश्ता होता है, बॉन्ड होता है, जैसे कि आपका और उनके बीच का जो रिश्ता है बेटा, वो भी बहुत वीक है, आपकी तरफ से तो स्ट्रांग है बेटा, बट वहां से स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है ना, कोई बात नहीं, तो यानी वैसे वाला रिश्ता है वो बहुत ज्यादा क्या है, वो वीक सा है, ऐसे ही इनकी जो इंटर फोर्सेज होती हैं वो बहुत वीक होती हैं। अगला, दे आर हाईली कंप्रेसिबल, तो ऐसी आप कोई भी 4 क्या है प्रॉपर्टीज, हंसो मत यार हंसो मत भाई यार, तुम यार हंस का रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है, इमोशनल डैमेज, तो हाँ, तो ये आपकी रहती है मेन प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अपना यहां रह गया, ये पूछा था, हाउ मच इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, तो आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, सवाल नहीं पूछा जाता, बट एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए बता रहा हूं, 3.35 इंटू 10⁵ ये लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट किसकी, बहुत बढ़िया, आइस की। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी भैया, दिगराज सर ने पीडीएफ नहीं दी थी, आप दे देना, दे देंगे यार, बाद में देंगे ना यार, लेक्चर तो देख लो यार, लेक्चर तो देख लो भाई यार। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू सेल्सियस, भाई देख ले, यहां पर एक सवाल बन रहा है, हर एक पेपर में आ रहा है, सेल्सियस को, ये क्या है, केल्विन, केल्विन को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 से माइनस कर दूंगा और मैं जिंदगी में खुश हो जाऊंगा, मैं बोलूंगा ठीक है बस 273 से माइनस कर लो, और अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है बेटा, क्या करते हैं, याद रखेंगे 273 प्लस कर देंगे, बस ट्रिक है, और कुछ नहीं है। अब इसको 273 से माइनस कर दो, इसको 273 से माइनस कर दो, और अगर तुमने मेरे से मैथ करवाई बेटा तो बहुत पिटोगे तुम है ना, गणित, गणित का मास्टर थोड़ी ना हूं मैं, गणित का मास्टर थोड़ी ना हूं मैं, हाँ 27 और 300, बहुत बढ़िया। अगला, कमेंट, कमेंट करना भाई, देखो कमेंट, वैसे भी आजकल लोगों को कमेंट करने की बहुत आदत हो गई है ना, कोई भी कहीं पे भी कुछ कर रहा होगा तो हमारी आदत होगी ना आजकल कि हम कहीं पे भी जाके कमेंट करने लगते हैं कि यार ये इंसान तो कुछ भी कर रहा है जिंदगी में, ये इंसान अच्छा नहीं कर रहा, खुद की जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, पर हाँ दूसरों पर कमेंट करते हैं, बट ठीक है भाई, है ना। तो पहला कमेंट क्या है, एवोपरेशन कॉजेस कूलिंग, बताओ भाई क्या है, बात सही है, बिल्कुल है, क्यों होता है, सोचो, बिकॉज एवोपरेशन होता क्या था, जब एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से पहले, जैसे मम्मी ने कपड़े सुखाए, बॉइलिंग पॉइंट से पहले वो कपड़ों का पानी उड़ गया, ठीक है भाई, है ना। अब कैसे होती है कूलिंग, समझना बेटा, मान लो ये एक सब्सटेंस है, इस पे पानी है, ठीक है, पानी क्या करेगा, आसपास की जितनी भी हीट होगी उसको ऑब्जर्व, उसको अपने अंदर खींचेगा, क्यों, क्योंकि उसको गैस में कन्वर्ट होना है, ठीक है, तो सारी हीट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। अब वो सारी हीट को ऑब्जर्व करने के बाद यहां का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम, जिसकी वजह से क्या होगी, ठंड लगेगी, ठंड लगेगी, हाँ। अच्छा ऐसा ही होता है, वो आपके वो मटके होते हैं ना, मटके आपके घर के अंदर गर्मियों में मटके रखे जाते हैं, तो जो मटके होते हैं ना उनका भी कॉन्सेप्ट यही है, तुम बोलते हो ना भैया हमारा मटका जो है घर का वो इतना ठंडा कैसे रहता है, क्यों, क्योंकि उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पानी बाहर आ जाता है, अच्छा उसको अर्थन पॉट बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में उसको अर्थन पॉट बोलते हैं, है ना, तो पानी बाहर आ जाता है, तो होता क्या है, वो पानी एवोपरेट हो जाता है और आसपास में क्या हो जाती है, कूलिंग हो जाती है, बहुत बढ़िया। अगला, रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन डिक्रीज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, क्या है, बात सही है, हाँ है ना, बोल, बोल दो भाई, हाँ है ना, बोल, जल्दी बोल, फटाफट फटाफट बता, बता, अरे नहीं बताया, ये नहीं बताया, ये चप्पल पड़ेगी अरे नहीं बताया तो बहुत मार खाओगे, बहुत बढ़िया, एकदम सही, ये ट्रू है बेटा, क्यों, क्योंकि जो एवोपरेशन होता है वो डिक्रीज होता है ह्यूमिडिटी की वजह से, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, जब आपके एयर के अंदर वाटर पार्टिकल्स बहुत सारे आ गए, अगर उसके अंदर ऑलरेडी वाटर पार्टिकल्स हैं तो एवोपरेशन कैसे हो पाएगा, तो इसका आंसर भी सही है। अगला, स्पॉन्ज दो कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड, क्या जो आपका स्पॉन्ज होता है वो सही है, बिल्कुल सही है,
है ना। अब इस पर कमेंट करो, क्या कमेंट करोगे? स्पॉन्ज जो होता है ना उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, जिस वजह से वो ऐसा आपको दिखता है। बट जैसे ही आप उसको ऐसे प्रेस करते हो, क्या करोगे बेटा, आप उसको ऐसे प्रेस कर दोगे, ठीक है, जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे तो सारी एयर बाहर निकल जाती है। तो स्पॉन्ज जो है वो तो सॉलिड है, बट उसकी शेप बदल रही है ड्यू टू एयर कैप्चर्ड इनसाइड, एयर जो अंदर है उसकी वजह से। अगला देखते हैं, आइस इज सॉलिड एट 0 डिग्री वाइल वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या बोल रहा है कि जो आपकी आइस है वो भी 0 डिग्री पे सॉलिड हो सकती है। क्या यह बात सही है? जल्दी बताओ, यस या फिर नहीं बताएंगे भाई। बिल्कुल कन्वर्ट हो रहा है तो एक वो सॉलिड स्टेट में आ जा रहा है। सॉलिड स्टेट कैसी होती है? उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम डेफिनेट होते हैं, वो आपस में लिंक्ड होते हैं। जबकि जब एक पानी होता है लिक्विड स्टेट में तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अच्छी तरीके से लिंक्ड नहीं होते। क्या हो गया? एक मिनट, लैग हो रहा है क्या बेटा? हाँ, ज्यादा हो रहा है? ठीक है अब? जस्ट अ मिनट, अब ठीक है क्या? अब ठीक है? ऑल गुड, ऑल गुड। ज्यादा ही बच्चे आ गए क्या आज क्लास में? जो क्लास ही आज हमारी लैग कर गई। होता है ऐसा, बहुत कम है, बहुत 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 कम होता है। बट एक बार अब बताओ, ठीक है क्या? जल्दी बताओ, जल्दी। ठीक है, चलो चलो चलो, ओके ओके जी, ओके जी, ओके जी। चलिए माफी चाहेंगे, थोड़ी देर का एक लैग आया छोटा सा, बट हियर वी आर बैक। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे बेटा अपन? क्या लिख रहे हैं चैट में? कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे अपन? ये वाला कर रहे थे क्या? हाँ बहुत बढ़िया, आ जाओ। देखो, तो अब इसके अंदर क्या है कि स्पॉन्ज वाला तो हमने डिस्कस कर लिया था, आइस भी समझ आ गया था। इसका एक लास्ट पार्ट बच जाता है जो कि है शुगर क्रिस्टल्स डिसॉल्व फास्टर इन हॉट वाटर। ऐसा क्यों होता है कि जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं वो पानी के अंदर, हॉट पानी के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होते हैं? ऐसा क्यों होता है? कोई बताएगा चैट के अंदर? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, बताओ 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 जल्दी। बहुत सही, बहुत सही, एकदम सही। एवरीवन इज राइटिंग करेक्ट आंसर, जो कि है कि जो हॉट वाटर होता है ना बेटा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, उसके पार्टिकल्स ज्यादा मूव कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो उसकी जो डिसॉल्विंग कैपेसिटी होती है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है, जो कि यहां पर लिखा भी हुआ है। यहां पर आप आराम से देख सकते हो बेटा कि जो शुगर क्रिस्टल होते हैं वो फास्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि हॉट वाटर में क्या होता है? हाई काइनेटिक एनर्जी है। इसका एक ही रीजन होगा बेटा, जो कि है हाई काइनेटिक एनर्जी। क्या बात समझ में आई? अगर आई तो बताओ। अगला सवाल आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये तो पेपर में आएगा ही आएगा। तू आज मुझसे लिख के ले ले, तू चाहे किसी भी स्कूल में जा रहा है, ये स्कूल में तुझे दिखने वाला है, जो कि है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल पे क्या सवाल आएगा? कुछ भी आ सकता है। यहां पर मैं एक लॉजिकल सवाल लेकर आया हूं कि रदरफोर्ड मॉडल क्या था और उसके ऑब्जर्वेशन बताओ। एक बार इमेजिन करो बच्चों, क्या हुआ था रदरफोर्ड मॉडल के अंदर? रदरफोर्ड भैया ने क्या क्या बताया था हमें? रदरफोर्ड मॉडल में हुआ क्या था कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिए, एक गोल्ड फॉइल से पास करे थे। याद कर, याद कर। हाँ, अल्फा पार्टिकल क्या थे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। बहुत बढ़िया। वो आए 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 आए, वो गोल्ड फॉइल से टकराए। याद आ रहा है? अरे हाँ भैया यार, थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है, धुंधली धुंधली। हाँ, तो जब वो अल्फा पार्टिकल थे तो बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि पास कर गए थे, है ना। कुछ थे जो कि डेविएट कर गए थे, और एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो कि टकराया और वापस आया, डिफ्लेक्ट नहीं बोलूंगा, बाउंस बैक कर गया। क्या याद है सबको? बहुत बढ़िया। तो यानी बच्चा पार्टी, ये बताओ मेरे मूर्ख बालकों, ये बताओ कि ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हुई? अरे बोल दो यार। पहली चीज क्या था एक्सपेरिमेंट, वो तुम्हें याद है। अब 3 ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड, सीधे निकल गए। उन्होंने बोला अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, है ना। अगला क्या था?
कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर गए, डेविएट कर गए, है ना, इधर चला मैं उधर चला, वो वाली बात हो गई। और बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि बाउंस बैक कर गए, यानी 12,000 में से एक ऐसा पार्टिकल था जो कि बाउंस बैक कर गया। ठीक है, अब इसके कंक्लूजन क्या है बेटा, यानी ये जो तुमने ऑब्जर्वेशन देखी, इससे हमें क्या सीखने को मिला? अरे इसमें मेरा क्या फायदा, कंक्लूजन क्या थी? और पेपर में मेनली कंक्लूजन पूछे जाते हैं। कंक्लूजन क्या है? पहली कंक्लूजन आप देखना, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ज्यादा से एटम का जो पार्ट है वो एम्प्टी है। दूसरी ऑब्जर्वेशन देखना, एक पार्ट है एटम के अंदर जो कि बहुत छोटा है ना, न्यूक्लियस उसका नाम है, और वो डेंस है। वो क्या है? वो डेंस है। डेंस समझते हो? उसकी डेंसिटी ज्यादा है ना। तो एक छोटा सा पार्टिकल, एक छोटी सी चीज है आपके एटम के अंदर जिसका साइज बहुत छोटा है, बट वो डेंस है बहुत ज्यादा। और अगली ऑब्जर्वेशन क्या है? न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी जो आपका न्यूक्लियस है उसका जो चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव। ये तीन ऑब्जर्वेशन आपको यहां से देखने को मिल रही हैं। किन किन को ये समझ आया, एक बार मुझे फटाफट से चैट में एक बार बता दो। बताओ 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 जल्दी, फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे सबको समझ में? एकदम सही, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, अगला देखो, ये क्या थे? तीन कंक्लूजन। अब आप देखो यहां पर पेपर में ना एक और क्वेश्चन आता है घुमा के, क्या कि जो रदरफोर्ड मॉडल था ना, अगर आप इसको पूरी तरीके से कंक्लूड करो तो फाइनली रदरफोर्ड मॉडल था क्या? तो पता है फाइनली रदरफोर्ड मॉडल क्या था? उसके भी 3 पॉइंट थे। क्या क्या? देखना, पहला, एटम हैज अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ये तो तुम्हें पता ही है। अगला, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ये भी तुम्हें पता ही है। बट एक पॉइंट और है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे 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 घूमते रहते हैं, है ना, कहां पर? आपके एटम के अराउंड। ये तीन चीजें हैं फाइनल मॉडल ऑफ रदरफोर्ड के। ये फाइनल मॉडल है भैया, ये फाइनल मॉडल है, याद रखना। पेपर में अगर सवाल आ रहा है अबाउट द फाइनल मॉडल, देन यू शुड नो कि आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। पेपर में अगर सवाल आ रहा है ऑब्जर्वेशन, तो तुम्हें ये 3 पॉइंट लिखने हैं। अगर पेपर में सवाल आ रहा है कंक्लूजन, तो तुम्हें ये 3 पॉइंट लिखने हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए अभी बता रहा हूं, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और फाइनल मॉडल तीनों अलग हैं। हाँ, हो गया ना विधिमा? भैया ये सब क्या था? ये ऐसा भी कुछ है? याद ही नहीं था हमें तो। कोई बात नहीं, चल भाई अगला सवाल बता चैट के अंदर, फटाफट फटाफट बताएगा, बताएगा भाई फटाफट। सही है भैया। बीच में क्या हुआ था? बीच में क्या हुआ था? क्या लिख रहे हैं बच्चे? क्लास में लैग हो गया था भैया बीच में? अच्छा, ये लिख रहे हैं बच्चे कि भैया लैग हो गया था बीच में। ओके, समझ गया। ओके जी। एक बच्चा लिख रहा है भैया मुझे कहां आता है इसका आंसर? क्यों नहीं आता भैया? सारे क्वेश्चन मेरे PT3 में आए थे बेटा, फाइनल में भी आएंगे। टेंशन मत ले। ठीक है, बताओ। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। हाँ जी, देखो भाई, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एक्स। हो एक्स की बात बार बार आ जाती है। विच इज रिप्रेजेंटेबल X3115। बताओ भाई क्या लगता है? मैं तुम्हें बताता हूं, एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। जब भी हम किसी कंपाउंड को लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं हम उसका एटॉमिक जो उसका मास होता है, और नीचे हम उसका लिखते हैं एटॉमिक नंबर। और याद रखना, जो एटॉमिक मास होता है वो किसका सम होता है बेटा? वो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और ये होता है आपके प्रोटॉन के बारे में बता रहा होता है। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है X3115, इसके अंदर जो 31 है वो तो है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और जो 15 है वो है आपका प्रोटॉन। आपको क्या निकालना है? आपको न्यूट्रॉन निकालना है। कैसे निकालोगे? माइनस माइनस, माई बेसिक मैथ यार। इतनी मैथ आती है? हाँ आती है भैया, इतनी तो आती है यार, बिल्कुल आएगी। हाँ ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। 31 माइनस 15 कितना होता है? 16 होता है। मैथ मेरी तेज है तुमसे। 16 ही होता है ना, कभी गलत बता रहा हूं, कभी मैं गलत ही बता रहा हूं, वो भी हाई कॉन्फिडेंस में। है ना? चलो बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं भाई। क्या अगला क्वेश्चन? 1 इलेक्ट्रॉन इज present in the outermost shell of the atom of an element X. What would be the nature and the value of charge on the ions formed if the electron is removed from the outermost shell?
ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहां पर बहरूपिया है क्वेश्चन क्या है? बहरूपिया। क्वेश्चन में पूछ रहा है एक एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो हमें गिवन है कितने हैं। कहां गिवन था? आपके आउटर मोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बोल रहा है अगर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो क्या बनेगा। जब एक दानी इंसान है, एक दानी एटम है जो कि अपना एक इलेक्ट्रॉन कुर्बान कर देता है, तो उसके पास कितना चार्ज आता है बेटा? +1 का चार्ज, है ना, है ना। ये इसकी वैलेंसी होती है, और वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है कैटायन, है ना, कैटायन। कैटायन यानी समझते हो पॉजिटिवली चार्ज आयंस। बहुत बढ़िया। चलो अगला, फाइंड आउट दी वैलेंसी ऑफ द एटम। इसके अंदर इनकी वैलेंसीज बता दो बेटा फटाफट से। वैलेंसी कैसे निकालते हैं? आपको हमेशा आउटर मोस्ट शेल को देखना है, आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपको देखना है। अब गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन दिखते ही पकड़ लेना कि इसकी जो वैलेंसी होगी वो हमेशा कितनी होगी? 0। जो कि तुम्हारे नंबर भी आ सकते थे, बट तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो नहीं आएंगे ठीक है, हाँ, या तुम्हारे दोस्त के आ सकते थे, एक ही बात है, एक ही बात है बेटा। हाँ बहुत बढ़िया, है ना, 0, क्योंकि इसके पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर है 7, तो 7 इसके आउटर मोस्ट शेल पे है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, यानी इसकी वैलेंसी होगी -1, है ना। वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी, है ना, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बन जाएगा? ये एक एनायन बन जाएगा, एनायन, एनायन। बहुत बढ़िया। क्या बात समझ में आई? मूर्खो, ओ मूर्खो, मूर्ख बालको बता दो। आ जाओ, अगला सवाल लगाया जाए आपकी स्क्रीन के ऊपर, है ना। केबीसी खेलेंगे किस दिन अपन ना बैठ के, तुम्हारे पेपर। अच्छा बच्चे लिखते हुए फ्री फायर खेलना। फ्री फायर खेलूंगा बेटा मैं पक्का, तुम्हारे पेपर खत्म हो दो, तुम्हारे पेपर और ये 10वीं वालों के पेपर खत्म हो जान दो, बोर्ड एग्जाम हो जान दो, उसके बाद जाऊंगा और अच्छा खासा वो खेलूंगा लाइव में आके फ्री फायर खेलूंगा। तुम्हें हराऊंगा बेटा, रुको रुको, है ना, कस्टम आईडी ले लूंगा तुम्हारी, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ ही खेलूंगा हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखते भाई, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, वाई आर अलॉयज कंसीडर्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। अलॉयज क्या होते हैं बेटा? अलॉयज होते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को आपस में एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर कंबाइन किया जाता है, तब वो अलॉय बनाता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर उसको क्यों बोलते हैं? इस क्वेश्चन को आपको कैसे आंसर करना था, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आपको बस होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज बता के आनी है। जैसे कि देखो भाई, पहली प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, है ना। अरे भाई होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? अगर मैं चीनी को पानी में मिलाऊं वो आपस में घुल जाएगा, है ना, तो एक कॉम्पोजिशन, एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। सिमिलरली जब अलॉय बनता है तो आपके जो मेटल्स होते हैं वो एक फिक्स्ड उसमें कंबाइन हो रहे होते हैं, तो इस वजह से सबसे पहला पॉइंट तो हो जाएगा यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। दूसरा क्या होता है? नो विजिबल बाउंड्रीज, यानी पानी और चीनी को तुम अलग अलग नहीं देख सकते ना, फिजिकली अलग अलग नहीं कर सकते। सिमिलरली अलॉयज को भी तुम फिजिकल किसी भी प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अगला, प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म, यानी एक अलॉय की जो प्रॉपर्टी होगी वो पूरी की पूरी सेम होगी, ऐसा नहीं कि आधी प्रॉपर्टी अलग आधी अलग, ऐसा नहीं होगा। क्या है बात समझ में आई? जल्दी बताओ, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, है ना। और उनको फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है ब्रास का। ब्रास कैसे बनता है बेटा? कॉपर और जिंक से बनता है। किससे? कॉपर और जिंक से बनता है बेटा, याद रखना, ठीक है भाई। चलो आ जाओ आगे। वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि ब्रास व्रास किससे बनता है, तो बस एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, 10th में आता है आपका। अगला क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। एग्जाम्पल, जब भी सवाल आए, पेपर में आंख मिलानी है, पेपर की आंख कहां होती है? कोई बात नहीं, पेपर में आंख मिलानी है और खुद से एक सवाल पूछना है। एग्जाम्पल क्या था? ट्रू सोल्यूशन क्या होता था? ट्रू सोल्यूशन वो होता था जैसे पानी को चीनी में आपस में मिलाया, हाँ सोल्यूशन बन गया। अच्छा भैया, वो कोलाइडल कब होता था? कोलाइडल जब हमने दूध में पानी मिलाया, कोलाइडल बन गया। अच्छा भैया, सस्पेंशन कब होता था? जब मिट्टी को पानी में मिलाया तो सस्पेंशन बन गया। अब जब आपको एग्जांपल याद है तो आप प्रॉपर्टीज भी लिखकर आ सकते हो बहुत इजीली। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है कि जो सोल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, कोलाइडल में बड़ा होता है, सस्पेंशन में बहुत बड़ा होता है, ठीक है। पार्टिकल साइज 0.1 से 1 नैनोमीटर, यहां पर 1 से 1000 नैनोमीटर, और यहां पर 1000 से भी ज्यादा होता है। अगली चीज, सोल्यूशन में स्कैटरिंग नहीं होती। स्कैटरिंग क्या होती थी बेटा बताओ? कोई बताए स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती थी? बताओ, कोई बता सकता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती थी?
बताओ 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 बताओ। बहुत बढ़िया। क्या? जब आपकी लाइट आती है वो पार्टिकल से टकराती है तो वो क्या करती है, फैल जाती है, उसको हम बोलते हैं स्केटरिंग, है ना। तो सोल्यूशन स्केटर नहीं करते, बट कोलाइडल और सस्पेंशंस जो होते हैं वो आपको स्केटरिंग दिखा रहे होते हैं। मेनली सस्पेंशंस आपको क्या करते हैं, स्केटरिंग दिखाते हैं। अगला क्या होता है, यहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है, यहां पर भी नहीं हो सकते, बट सस्पेंशन में पार्टिकल सेपरेट हो सकते हैं। एग्जांपल क्या है, पानी में मिट्टी, फिल्टर करोगे मिट्टी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। बहुत सही। अगला, ये क्या है बेटा, ये एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है, ये आपका हेट्रोजीनस है, और ये भी आपका क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। अगर यहां तक समझ आया तो एक बार फटाफट से चैट में बता दो कि भैया मजा आया, मजा आया। बताओ, पी के लिख देंगे चैट के अंदर। अच्छा, जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, 9 तो तुम्हारी खत्म हो जाएगी, ठीक है, 9th में भी तुम्हारे साथ ही था मैं, सारे लेक्चर वगैरह तुमने देखे होंगे, है ना। और जैसे ही तुम्हारी ये 9th खत्म होगी, 10th में होगा असली गेम स्टार्ट, ठीक है। 10th में नेक्स्ट टॉपर तुम्हारे साथ रहने वाला है ना। सरप्राइज आती आएगा, कुछ समय में ही आएगा, अगले महीने आ जाएगा, मतलब इस महीने के एंड तक आ जाएगा, फरवरी के एंड तक, ठीक है। और क्या सरप्राइज आएगा वो तो तुम्हें पता ही है ना। पता ही नहीं पता, चैट बताओ। आरंभ ही प्रचंड है, ठीक है। तो 10th क्लास के लिए वो चीज आएगी जिससे कि तुम्हारे सीनियर ने पढ़ा है, अभी वो पेपर देंगे, बहुत अच्छा स्कोर लाने वाले हैं, मुझे भरोसा है उन पे। और अगले साल तुम लोग भी स्कोर करोगे, इस साल भी करोगे, 9th भी अच्छा करोगे, 10th में तो फोड़ने वाले हो तुम। 9th में गलती क्या करी, शुरू से नहीं पढ़ा, 10th में गलती मत करना, 10th में शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम है, शुरू से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। चलो अब अगला क्वेश्चन, नेम दी प्रोसेसेस एसोसिएटेड। आपको बताना है कौन कौन से प्रोसेसेस एसोसिएटेड हैं। पहला प्रोसेस है ड्राई आइस इज केप्ट एट द रूम टेम्परेचर। बताओ क्या होगा, ड्राई आइस को रखा है, वो गायब हो जाएगी, है? जादू। बताओ, सॉलिड से, बताओ 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 बताओ, सॉलिड से, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ सब्लिमेशन, बच्चे लिख भी रहे हैं, बहुत सही, हाँ जी, सब्लिमेशन यहां पर आपका हो रहा होगा। बहुत सारे बच्चे इसको डिलीटेड बोल रहे हैं, ये वाला टॉपिक डिलीटेड नहीं है, आते हैं इसके सवाल भी, है ना। आपका डायरेक्टली क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है वो गैस के अंदर। अगला देखते हैं, पोटेशियम परमैग्नेट क्रिस्टल इन द बीकर एंड वाटर इज पोर्ड। यानी पोटेशियम परमैग्नेट को क्रिस्टल को अगर पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, अभी बताया था डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन। अगला, एसीटोन बोतल इज लेफ्ट ओपन। एसीटोन यानी एक लिक्विड है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाती है एवोपरेशन की वजह से, उसको हम बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैसे एवोपरेशन भी बोलते हैं या फिर हम वेपराइजेशन भी बोलते हैं, बट आपको यहां पर आंसर में एवोपरेशन लिखना है, ठीक है। अगला, मिल्क चर्न्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम इट। मिल्क को हम, आपकी मम्मी घर में करती है ना, देखा है, मिल्क से वो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बटर, बटर, है ना। किस किसने देखा है, क्या बोलते हैं उसको, बताओ जल्दी, क्या 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 बोलते हैं, बताओ बताओ बताओ। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी से अब डिलीटेड है, वैसे ये आपकी एनसीईआरटी से डिलीटेड है, ये भी आपकी एनसीईआरटी से डिलीटेड है, ठीक है। गलत लिख रहे हैं मूर्खो, मार मार के। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसको नहीं पता बता देता हूं, सेंट्रीफ्यूगेशन इसका आंसर होगा। अगला, सेटलिंग ऑफ सैंड व्हेन मिक्सचर ऑफ सैंड वाटर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। यानी मिट्टी नीचे बैठ जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, मिट्टी अगर मेरी नीचे बैठ जाएगी उसको हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन, ठीक है। अगला, फाइन बीम ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू अ स्मॉल होल इनटू अ डार्क रूम। एक लाइट जब एक अंधेरे कमरे में आएगी, ओहो इमेजिन करो एक लाइट आ रही है अंधेरे कमरे में और वो रोशनी कर दे रही है, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर हो रही है स्केटरिंग ऑफ लाइट, यानी टिंडल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं किस पे, मॉलिक्यूलर मासेस पे। तो भैया कुछ मॉलिक्यूलर मासेस बता देना फटाफट से, और गलती मत करना वरना बहुत पिटोगे मुझसे आज तुम, है ना, बहुत पिटोगे। मासेस सबके याद होने चाहिए। बताओ भाई इसका मास बताओ, बताओ भाई। और किसी ने अगर गलत बताया हाइड्रोजन का भी मास, तो उसको क्या सजा दी जाए, आज बताओ तुम क्या सजा दी जाए, डिजिटल पनिशमेंट दे दी जाए क्या, डिजिटल पनिशमेंट दे दी जाए, हैं? सारी लड़कियों से भैया बुलवा दूंगा बेटा मैं। मेरे सामने करोगे, सारी लड़कियों से भैया बुलवा दूंगा मैं। एक बच्चा, एक बच्चा, ये जो मास है, कहां गया, हाँ ये जो मास है,
इसका आंसर 1 लिख रहा है 1। भाई 2 हाइड्रोजन है तो मास 2 नहीं हो जाएगा? यार तुम क्या बात करते हो, इसका 2। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 का कितना हो जाएगा 32, 32। क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का मास बता दो भाई, किस किस को याद है? क्लोरीन का मास किस किस को याद है? जल्दी बता दो, पॉइंट में होता है, हिंट दे रहा हूं। अगला देखो CO2। CO2 कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, इन दोनों को ऐड कर लेना। ठीक है, अगला है इसका मास कितना होता है? इसका मास होता है 12, हाइड्रोजन एक का होता है 1 मास, फिर 12। अच्छा, नाइट्रोजन का मास कितना होता है? नाइट्रोजन का मास होता है 14। ठीक है, बाकी सबका आपको मास पता ही है, लिख दिया, बहुत बढ़िया। क्लोरीन का मास होता है बेटा 35.5, याद रखना। ठीक है, तो ये इस सबके आंसर आएंगे, है ना। इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जब तुम सॉल्व करो तो एक बार चेक कर लेना, चेक कर लेना बेटा। अब तो बेसिक कैलकुलेशन है, हम सबको आता ही है, ऐड कर रहे हैं, गणित गणित पढ़ रहे हैं, गणित ऐड कर रहे हैं। बताओ यार, बताओ यार, इतना सिंपल है, इतना सिंपल, बहुत बढ़िया भैया। रैपिड रिवीजन यार, मैंने ना आपको, मैं आपको सच बताऊं, मैंने आपको जो वन शॉट लेक्चर्स बना के दे रखे हैं ना मेरी जान, वो बहुत छोटे हैं। मैंने आपको 1.5 घंटे में एक एक लेक्चर पढ़ा रखा है, और वो लेक्चर तुम अगर देख के जाओगे ना, मैं सच बता रहा हूं, उनसे बाहर से पेपर नहीं आता, है ना। वो देख लेना, ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये सेशन देख लेना, इनफ होगा, वो नहीं आता उससे ज्यादा पेपर। चलो आओ, कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मास। अब क्या करना है, एक और बार हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, फिर हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है ना। तो मैं एक करा देता हूं, बाकी तुम कर लोगे। हाइड्रोजन H2 का मास हो जाएगा 2, कार्बन का मास होगा 12, 3 ऑक्सीजन है यानी 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 कितना होता है 48। तो ऐड कर दो, 2 + 12 + 48, कितना आ रहा है बेटा बताओ, कितना आ रहा है? 62, 62 बताओ, 62 आ रहा है, 64 आ रहा है? अरे गणित कमजोर रह गई तुम्हारी, हाँ बहुत सही, है ना, आ गया। अच्छा, सिमिलरली इसको भी कर लोगे। अच्छा, मैग्नीशियम का मास कितना होता है, ये मेरा सवाल है। अच्छा, अगर तुम्हें मासेस याद नहीं है ना बेटा, तो तुम क्या करो, एटॉमिक नंबर याद कर लो। एटॉमिक नंबर तो बताया था, क्या था? हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, 1 से लेकर 10 तक। 11 से लेकर 20 तक में क्या बताया था? ना मांगो अब्दुल से पेप्सी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। याद आ गया, याद आ गया, हाँ। तो अब देखो मैग्नीशियम कहां पर आ रहा है, ना मांगो, यानी मैग्नीशियम आ रहा है 12वें नंबर पे। किस पे आता है मैग्नीशियम? 12वें नंबर पे। और जितने भी इवन नंबर होते हैं ना, उनका मास निकालने के लिए तुम्हें बस 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी मैग्नीशियम का बेटा मास होता है 24। क्या होता है? 24। सिमिलरली सल्फर का मास कितना होता है बताओ, कोई कोई बताएगा सल्फर का मास कितना होता है? वही टेक्निक यूज कर लो चाहे तुम, ना मांगो अब्दुल से, ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा। बताओ, बता दो फटाफट। अरे यार तुम गलत, ये यार तुम्हें मासेस याद नहीं हो पा रहे हैं यार। 32, हाँ, क्योंकि इसका जो नंबर होता है बेटा वो 16 होता है, 16 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका जो मास आ जाएगा वो 32 आ जाएगा, यानी 32। ऐसी गलती मत करो, ऐसी गलती पाप होती है, पाप, पाप लगाए ना तो ये पाप लग जाएगा तुम्हें, अगर तुम ऐसी गलती करोगे तो भाई। चलो बहुत बढ़िया, इनको ऐड कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और बच गया, डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस चेंज विद टेम्परेचर? क्या सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से बदलती है? बिल्कुल बदलती है भैया, बदली तो वो थी है ना, यहां सॉल्युबिलिटी बदल रही है, मैंने कहा बिल्कुल बदल रही है। क्यों बदल रही है? आंसर बता चुका हूं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बहुत बढ़िया। अगला, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। देख भाई, कंपाउंड और मिक्सचर अलग अलग है, क्या डिफरेंस है याद रखना बेटा, मैं आपको दिखा भी देता हूं। मिक्सचर क्या होता है? जब हम किसी भी दो चीजों को आपस में बस मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। कंपाउंड तब बनता है जब एलिमेंट्स को केमिकली एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन किया जाता है। इसका एग्जांपल है क्या? H2O। एक फिक्स्ड रेशियो में 1:8 एक रेशियो होता है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, तभी पानी बनेगा, वरना पानी नहीं बनेगा, वरना पानी बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होता है? एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़ते हैं, जबकि मिक्सचर होता है आपस में बस हमने मिक्स कर दिया, सिंपल। अगला, मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल होता है, यहां पर कंपोजिशन फिक्स्ड होता है। अगला, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, यानी मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, जिन सब्सटेंस को हमने आपस में मिलाया है उनकी ही प्रॉपर्टीज दिखाएगा वो, ऑब्वियस सी बात है। बट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एकदम अलग होती हैं। एग्जांपल क्या है? पानी। अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। पानी किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग और पानी की भी प्रॉपर्टी एकदम अलग। अगला क्या है?
कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, यानी मिक्सचर के अंदर जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, बस इसको हम नहीं कर सकते, कंपाउंड को हम नहीं कर सकते। चलिए भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ जाता है बेटा 2 करोड़ रुपए के लिए, जो कि मेरे पास भी नहीं है, बट चलो बताओ भाई, क्या लिख रही है जनता, क्या लिख रही है जनता, क्या लिख रही है जनता, बताओ। बहुत सही, बताओ बताओ बताओ, हाँ एकदम बढ़िया। देखो भाई, पोस्टुलेट्स जो है बोर मॉडल ऑफ एटम के बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर भैया कौन थे, बोर भैया आए और उन्होंने बोला कि ओए, किससे बोला, रदरफोर्ड से, रदरफोर्ड से बोला तू कह रहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, तो रदरफोर्ड ने बोला हां करता है रिवॉल्व। बोर ने बोला एक बात बता, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा, एनर्जी लूज करता रहेगा, तो वो तो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो रदरफोर्ड शॉक हो गया। फिर बोर ने क्या करे, अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, और वो पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको 4 पोस्टुलेट्स याद रहने चाहिए। पहला क्या है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट यानी एक डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर क्या करता है, वो हमेशा रिवॉल्व करता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर। उस ऑर्बिट के अंदर वो कोई भी एनर्जी को लूज नहीं करेगा, यानी वो नहीं करेगा। हाँ है ना, बहुत बढ़िया है ना। क्या लिख रहे हैं, सबको आवाज आ रही है क्या, क्या आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें, एक मिनट, आ तो रही है यार आवाज, क्या बात कर रहे हो तुम यार, आ तो रही है आवाज यार, ऐसे तुमने कभी बच्चा लिखता है कि आवाज नहीं आ रही है, क्या पागल लोगों। ठीक है, पहला तो क्या आ गया, फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। अगला, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास कुछ शेल्स होती हैं, कुछ शेल्स होती हैं, है ना, याद आया, कुछ एक पर्टिकुलर शेल्स होती हैं। और अगली चीज क्या है, उनको हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल में जा सकता है, कैसे जा सकता है, अगर वो किसी हायर शेल में है तो लोअर शेल में आने के लिए उसे एनर्जी को लूज करना पड़ेगा, और लोअर से हायर जाने के लिए उसे एनर्जी को गेन करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये भी समझ में आ गया है ना। ये आपका यहां पर लिखा भी हुआ है, एनर्जी इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, और एनर्जी गेन होगी जब लोअर टू हायर जाएगा। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट जो है आपको याद रखने, ये बोर के पोस्टुलेट है। इस पोस्टुलेट ने क्या बताया कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में करता है, फिक्स्ड ऑर्बिट की मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो सेम रहती है, डिक्रीज इंक्रीज नहीं करती, और जब भी डिक्रीज इंक्रीज करेगी तो वो अपने शेल को बदलेगा। ठीक है भाई, शेल कैसे थे बेटा, जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल है उसको हम के बोलते थे, फिर एल आता था, के एल एम एन। ठीक है, एक शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है उसके निकालने के लिए फॉर्मूला बताओ फटाफट से बेटा, बताओ, 2n²। बहुत बढ़िया, 2n² फॉर्मूला होता था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, इसको कैलकुलेट करने के लिए। आई होप ये सबको याद होगा, क्या ये सबको याद है, बहुत बढ़िया, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, एकदम डन 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 डन, ये बात, ये 2n² है ना। हाँ जी, चलो अगला क्वेश्चन क्या था, वाई डिड रदरफोर्ड सेलेक्ट दी गोल्ड फॉइल, उसने गोल्ड फॉइल क्यों खरीदी, क्या रदरफोर्ड बहुत अमीर था क्या, सोना तो इतना महंगा आता है, सोना पता है कितना भाव चल रहा है, तो रदरफोर्ड ने क्यों खरीदा, क्योंकि रदरफोर्ड भैया का एक चीज मानना था, रदरफोर्ड का यह मानना था कि गोल्ड के पास एक प्रॉपर्टी है जो कि है मैलिबिलिटी, यानी गोल्ड एक बहुत पतली शीट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है ना। और रदरफोर्ड को एकदम पतला एलिमेंट चाहिए था ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर पाए, ताकि जो भी आपके अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास कर पाए। इस वजह से उसने क्या करा, उसने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल करा। ये मतलब नहीं था कि भाई वो अमीर था इसलिए वो गोल्ड का इस्तेमाल करता था, ठीक है, हाँ कि भैया वो तो रईस था, है ना, वो रईस था। ठीक है, चलो भाई, अभी मैं तुम्हें बताता हूं भाई, मैं अभी कुछ समय पहले वहां गया था उदयपुर, तुम में से कोई है उदयपुर का, अभी मैं कुछ समय पहले उदयपुर गया भाई, उदयपुर में इतने रईस लोग आते हैं ना भाई, तुम देखते ही रह जाओगे, है ना, पता ही नहीं। वहां पे एक एक होटल जो है, वहां पे एक एक होटल जो है, उनकी कीमत सुन के ना मैं सोच में पड़ गया, मैं कहा वाह यार भाई, है ना, तो वो लोग रईस हैं, ये रईस नहीं बेटा कोई बात नहीं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विल 35Cl 37Cl हैव डिफरेंट वैलेंसीज। देखो बेटा ये है क्या,
ये हैं आपके आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं बेटा? आइसोटोप वो होते हैं जिनका टॉप अलग होता है और इसका जो बेस होगा वो सेम होगा। टॉप अलग होगा, बेस सेम होगा, है ना। और बेस क्या बताता है? एटॉमिक नंबर क्या बताता है? एटॉमिक नंबर बताता है प्रोटॉन को और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताता है? वैलेंसीज को। यानी क्योंकि ये आइसोटोप है, आइसोटोप में हमेशा याद रखना क्या है? वैलेंसी हमेशा सेम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास जो है वो एकदम सेम है। आइसोबार क्या होते हैं? जिनका मास तो सेम है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग है। बहुत बढ़िया, ठीक है। एग्जांपल्स भी याद रख सकते हो इनके। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये आपके कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, फटाफट से आते हैं पर बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट सवालों की तरफ। आ जाओ भाई, बायोलॉजी के सवाल देखो बेटा। राइट अ नोट ऑन गोल्गी अपैरेटस एंड इट्स फंक्शन इट परफॉर्म्स। देखो भाई, गोल्गी अपैरेटस क्या करता था मूर्खों? सबसे पहले तो चैट में लिख दो, फटाफट लिख दो, फटाफट लिख दो बेटा, जल्दी जल्दी लिख दो, क्या करता था? हाँ जी, बहुत सही। देख भाई, एक पूरी की पूरी साइकिल तुझे याद होनी चाहिए थी। वो साइकिल थी अपनी आईफोन फैक्ट्री की। आईफोन बन कहां पर रहे थे? यानी आपकी जितनी भी प्रोटीन वगैरह सब कुछ जो बन रहा है ये कहां बनता था? बनता था ये आपके ईआर के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। उसकी डिलीवरी होती थी, है ना, कस्टमर तक। जैसे आईफोन की डिलीवरी होती थी ना कस्टमर तक, तो डिलीवरी के दौरान पैकेजिंग होती है ना। उसकी डिलीवरी के लिए पूरा पैकेज वैकेज करना पड़ता है ना। तो वो कौन करते थे? डिलीवरी एजेंट। तो उस कहानी के अंदर डिलीवरी एजेंट कौन था? गोल्गी अपैरेटस। तो याद रखना, गोल्गी अपैरेटस एक प्रकार से डिलीवरी एजेंट है जो क्या कर रहा है? पैकेज वैकेज कर रहा है और चीजों को, सामान को डिलीवर कर रहा है। इस कहानी के अंदर और भी कैरेक्टर्स थे, जैसे कि एक था लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता था? जितना भी वेस्ट होता था आईफोन फैक्ट्री का, जितना भी वेस्ट था, उस सारे वेस्ट को क्या करता था? डिस्ट्रॉय कर देता था, खत्म कर देता था। क्या है? सारी बातें याद है? बहुत बढ़िया। तो गोल्गी अपैरेटस के फंक्शन के ऊपर क्या लिखोगे? पहला इसका काम है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्रोटीन एंड लिपिड बनते कहां पर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अगला, मॉडिफाइंग प्रोटीन बिफोर दे आर सेंट टू देयर डेस्टिनेशन। अगला, फॉर्मिंग लाइसोसोम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम्स को जो बना रहा है ना वो भी यही है, लाइसोसोम्स को यही बनाता है बेटा, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत सही भैया। टेंथ आ गई हमारी, टेंथ स्टार्ट हो गई अभी से। स्कूल में टेंथ स्टार्ट भी करा दी तुम्हारे? हाँ? बहुत बढ़िया यार, ठीक है। तो ये क्या था? ये आपका गोल्गी अपैरेटस था। अगला देखते हैं, मेक अ कंपैरिजन, राइट डाउन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल के बीच का क्या डिफरेंस है? पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस जो कि है आपका, बोल भाई क्या? सेल वॉल। देख, जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या फिर आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो दोनों के पास है, बट सेल वॉल जो है, जो आपकी क्या है, सेल वॉल, वो प्लांट के पास तो है क्योंकि वो सेलुलोज की बनी है, बट एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती। इस बात को याद रखेंगे। अगला, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होते थे वो प्लांट के अंदर बहुत बड़े बड़े होते थे, लार्ज, और एनिमल के अंदर वैक्यूल या तो नहीं होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। अगला, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट में होते हैं, फोटोसिंथेसिस करना है, एनिमल के पास नहीं होते, यानी वो नहीं होते। बहुत बढ़िया। शेप कैसी होती है? प्लांट की सेल की जो शेप होती है बेटा वो थोड़ी रेगुलर रेक्टेंगुलर होती है। एनिमल की कैसी होती है? एनिमल की इररेगुलर और राउंड होती है। कैसी होती है बेटा? राउंड होती है। बहुत सही। क्या बात सबको याद है? एकदम सही बेटा। क्या लिख रहे हैं बच्चे? क्या लिख रहे हैं भैया? चलो भैया को बोलो हम सॉन्ग बनाए हैं नेक्स्ट टॉपर पे। अच्छा, अभी गाना नहीं चला सकते ना बेटा, बाद में चलाएंगे। नेक्स्ट टॉपर पे ही गाना बना दिया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हाउ डज एन क्या अमीबा ऑब्टेन्ड फूड? कैसे करता है अमीबा ऑब्टेन फूड? वैसे ये आप 10th क्लास में भी पढ़ोगे, थोड़ा बहुत आपके सिलेबस में है, ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। अमीबा का एक हाथ होते हैं जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। उन सूडोपोडिया की मदद से वो अपने खाने को क्या करता है? ऑब्टेन करता है। ये क्वेश्चन आपके मुश्किल ही आएगा वैसे आपके पेपर के अंदर, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। भाई देख, प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। देख भाई, जिंदगी में जब भी तुझे लगे ना कि तेरी जिंदगी एकदम बेकार जा रही है, तो तू बेचारे प्रोकैरियोटिक के बारे में सोचना। वो बेचारा सेल
जिसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है। भाई तुम्हारे पास न्यूक्लियस तो है, फिर काहे गम में बैठे हो? है ना? तो बेचारा आपका ये प्रोकैरियोटिक, इसके पास, बेचारे के पास न्यूक्लियस नहीं है यार। और जो यूकैरियोटिक है, इसके पास क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बट ये जो होते हैं आपके लार्ज होते हैं। अगला क्या होता है? प्रोकैरियोटिक के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है। क्या होता है बेटा? तुम्हारी तरह यहां पर भी सिंगल तुम जैसे सिंगल, यहां पर सिंगल क्रोमोसोम, यहां पर बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। अब ये मत लिखना भैया पर्सनल हो गए, है ना? अगली चीज, इनके पास ना मेम्ब्रेन नहीं होती, लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, यानी जितने भी इनके जो पर्टिकुलर ऑर्गेनेलीज है ना, उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। बट याद रखना, यूकैरियोटिक के ऊपर मेम्ब्रेन होती है ना? याद है सबको, मेम्ब्रेन होती है, याद आ रहा है? अच्छा ये बताओ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में कॉमन क्या है? बताओ भाई फटाफट चैट के अंदर, कॉमन क्या है इन दोनों के बीच में? फटाफट बताओ, कॉमन क्या है? जल्दी, क्या लग रहा है, क्या कॉमन है? बताओ बताओ बताओ। राइबोसोम, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख एक बच्चा लिख रहा है दोनों सेल हैं। भैया यही तो कॉमन है, तेरे को मार मार के भूत बना दूंगा मैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो दोनों के पास होते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? बेसिकली राइबोसोम आपके प्रोटीन बनाने के काम आते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो राइबोसोम भैया यहां पे भी होंगे, यहां पे भी होंगे, ये बात आप याद रखेंगे बेटा। चलिए आगे। अच्छा एक सवाल बच गया क्या वहां पे? क्या बच गया? वॉट आर लाइसोसोम्स, वाई आर दे कॉल्ड सुसाइड बैग्स? देखना बेटा, ये जो सवाल है ये आपके पेपर में आएगा, आज बता रहा हूं। जब पेपर उठाओगे तो दिखेगा ओहो लाइसोसोम पे सवाल आया। लाइसोसोम क्या होते हैं, इनको सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं, लाइसोसोम आपके सेल का जितना भी वेस्ट होता है उसको रिमूव करता है। और कभी कभार जब आपका सेल खराब होने लगता है ना, तो लाइसोसोम पूरे सेल को खा जाता है। इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स भी बोल रहे होते हैं। बताया भी हुआ है, इन अ केस ऑफ डैमेज और माल फंक्शनिंग, जब आपका सेल डैमेज हो जाता है तो भाई लाइसोसोम आता है गुंडे की तरह, और वो बोलता है पूरे सेल को ही खा जाऊंगा मैं। तो बेचारा पूरे सेल को ही खा जाता है। कोई बात नहीं भाई, है ना, चलता है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रही। चलो भाई अगला। ओहो, ये सवाल तुम में से कोई बिना किताब खोले नहीं दे पाएगा, मैं गारंटी से शर्त लगा सकता हूं, क्योंकि ये तुम याद नहीं करते, और ये ना एमसीक्यू में आ सकता है बेटा। तुम्हें याद है एपिथेलियल टिश्यू? किसको याद है एपिथेलियल टिश्यू? जो आपके स्किन वगैरह पे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एपिथेलियल टिश्यू, याद आ गया? हाँ। तो जो एपिथेलियल टिश्यू भी होते थे उसके भी अलग अलग वो होते थे, टाइप्स होते थे, स्क्वामेश, एपिथेलियल, मतलब कॉलम। याद आ रहा है? याद आ रहा है? हाँ। अब क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल मेड अप ऑफ? बताओ। जो आपकी ब्लड वेसल होती है बेटा, वो किसकी बनी होती है? भैया आप शर्त जीत गए हो, याद नहीं है। मैं गारंटी से बता सकता था, मैं 101% बता सकता था कि तुम्हें याद ही नहीं हो सकता ये। बताओ भाई, अब दिमाग लगा ले। लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी बनी होती है? किडनी की किसकी बनी होती है? बहुत बढ़िया। अब भाई देख, इसके लिए ना मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं, क्या है कि आप ऐसे याद रखो, जैसे आपकी जो ब्लड वेसल है वो आपकी किसकी है? स्क्वैमिश एपिथेलियम की है। किसकी है बेटा? स्क्वैमिश। स्क्वैमिश एपिथेलियम की। ऐसे ना इमेजिन करो, सबसे पहले आती है आपकी स्किन, सबसे पहले आती है स्किन जो कि आपकी सिंपल एपिथेलियम की है, फिर आपकी आती है ब्लड वेसल जो कि थोड़ी मोटी हो गई है, मोटी हो गई है तो किसकी बनी है? स्क्वैमिश की। फिर क्या आया आपका? फिर आई आपकी इंटेस्टाइन वगैरह, है ना, फिर आई आपकी इंटेस्टाइन वगैरह, जिनके अंदर आपकी क्या थी? इंटेस्टाइन का एग्जांपल देते किसका? हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन आई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और मोटी हो गई तो वो आपकी बनी कॉलमनर एपिथेलियम की। ऐसे इमेजिन कर लो। और उसके अलावा आपकी क्या आ गई? उसके अलावा आपकी किडनी आ गई। किडनी का जो है वो क्यूबोइडल से बनी होती है। किसकी बनी होती है? क्यूबोइडल की। तो ये कुछ तरीके हैं याद करने के, बट ये एमसीक्यू में बेटा अगर आ गया ना सवाल, तुम में से आधे बच्चे गलत करके आएंगे, मुझे अभी पता है, तो इसलिए ध्यान रखना। ठीक है अगला। वेयर इज द एपिथेलियल सेल विद सीलिया फाउंड? सीलिया यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहां होते हैं? नोज, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। बहुत बढ़िया यार। क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया बेटा? क्या लिख रहे हैं चैट के अंदर? क्या लिख रहे हैं जनता? याद है भैया? याद है, याद है, याद है। चलो बहुत बढ़िया। अगला, डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। देख भाई, पेरेन्काइमा कॉल, अच्छा
सारे टिश्यूज को याद करने की एक बहुत अच्छी टेक्निक थी। टेक्निक क्या थी बेटा कि मैं गया एमपी पे, एमपी यानी मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। एमपी में मुझे मिला अली मेरा दोस्त, अली यानी एपिकल मेरिस्ट्रम, लेटरल मेरिस्ट्रम, इंटरकैलरी मेरिस्ट्रम। टेक्निक याद है? फिर वन शॉट देख लेना, उसमें बताई हुई है ना। और उसके बाद में गए गांव में, जहां पर कुछ लोगों ने क्या क्रैक कर रखा था, कुछ लोगों ने पीसीएस क्रैक कर रखा था। पीसीएस यानी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सारे टिश्यूज के नाम याद कर सकते हैं बेटा। ये सबको याद है? ये सबको याद है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब सवाल देखते हैं वापस से, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा के बीच का डिफरेंस क्या है। तो पैरेन्काइमा का आप बस इतना याद रखना कि प्लांट्स में जितना भी फोटोसिंथेसिस वगैरह है ना, ये सब पैरेन्काइमा करवाएगा। कोलेनकाइमा क्या होगा, देखो दोनों ही लिविंग सेल हैं, बट और स्केलेनकाइमा तो डेड सेल होता है, ये दोनों लिविंग सेल है, बट पैरेन्काइमा एकदम सॉफ्ट होता है, कोलेनकाइमा थोड़ा हार्ड होता है। पैरेन्काइमा क्या कराता है, फोटोसिंथेसिस कराता है, जबकि कोलेनकाइमा थोड़ी टफनेस आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, मतलब प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहा होता है। तो सेल हैव थिन वॉल, इसकी जो होती है इसकी थिक वॉल होती है ना। उसके अलावा फाउंड इन ऑल पार्ट, हर पार्ट में होता है। ये आपका स्टेम्स पे होता है, जो यंग स्टेम्स होती है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। इन्वॉल्व इन स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस बता चुका हूं, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला, सेल्स आर लूजली पैक्ड। यहां पर सेल्स बड़े आपस में लूजली पैक्ड होते हैं, बट यहां पर टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है बेटा, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी बताया एमपी के अंदर मुझे एम में क्या मिला, अली, अली यानी एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। ये तीन टाइप के होते हैं, इसका ये डायग्राम हमेशा याद रखना, और ये डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस भी कर लेना। एपिकल मेरिस्टम होता है जो कि टिप्स पे होता है, ठीक है, एकदम शूट और रूट की टिप पे। जो आपका लेटरल होता है वो यहां पर प्रेजेंट होता है, यहां पर, जो आपकी गिर्थ बढ़ाने के काम आता है, यानी मोटाई बढ़ाने के काम आता है। और एक होता है आपका इंटरकैलरी, यहां पर, यानी ये जो कैलोरीज होती है ना, कैलोरी यानी ये जो आपकी लाइनिंग है, इन लाइनिंग की जो लेंथ है इसको बढ़ाने के काम आता है क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है भाई, आ गया समझ में? ये तीन पॉइंटर सबको याद रहेंगे क्या, बताओ भाई। कहां पर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी, इंटर नोड्स के बीच में। ये जो नोड्स होते हैं ना, दो लाइन है, इनको हम नोड्स बोलते हैं। तो नोड्स की जो लेंथ है इसको बढ़ाने का काम करता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लगाया जाए। भैया पीडीएफ नहीं दूंगा, पीडीएफ भाग जाओ यहां से। हाँ यार, पीडीएफ कर रहे हो, पढ़ लो अभी। हाँ भाई, करें अगला सवाल। क्या वैसे तुम्हारे स्कूल में क्या हालात चल रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई लिखाई चल रही है, नहीं चल रही है? स्कूल में पढ़ाई लिखाई चल रही नहीं चल रही है? स्कूल में मजाक मस्ती तो नहीं कर रहे हो तुम ज्यादा? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? बता दे, बता दे। नहीं पढ़ पा रहा है? नहीं। नहीं। आओ भाई, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट के बीच का डिफरेंस बता दो भैया। और कैसा बोला है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बता दो, है ना। अब भाई टेंडन और लिगामेंट तुम्हें पहले यह पता होना चाहिए कि होते क्या है ना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। तो याद रखना बेटा हमेशा कि जो टेंडन्स मतलब है तो दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू है, आपस में कनेक्ट करेंगे, बट जो टेंडन्स होते हैं ना वो हमेशा आपके मसल को बोन से अटैच करते हैं, जबकि आपके जो लिगामेंट होते हैं वो बोन को बोन से अटैच करते हैं। जैसे बोला जाता था ना कि मेरे दोस्त का तो लिगामेंट टूट गया, लिगामेंट यानी जो बोन को बोन से अटैच कर रहे हैं वो वाला जो पार्ट है वो टूट गया, और जो मसल को बोन से अटैच करेगा वो क्या होगा, वो होगा आपका टेंडन। ठीक है, इनका डिफरेंस याद कर लेना कि ये क्या करता है, ये बोन के मूवमेंट में मदद करता है। ये क्या करता है, टेंडन जो है वो बोन को मूव करवा रहा है, जबकि लिगामेंट क्या कर रहा है, लिगामेंट एक आपको बोन्स को होल्ड करके रख रहा है। आपकी बोन्स को क्या करके रख रहा है बेटा, होल्ड करके रख रहा है आपस में। ठीक है, उसके अलावा क्या है, दे आर नॉन इलास्टिक एंड टफ, और ये थोड़े इलास्टिक और स्ट्रांग होते हैं, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, है ना। इसमें बेसिकली आपका स्ट्रक्चरल डिफरेंस ही पूछ रहा था, तो आपको यही बताना था मेनली कि कौन किससे कनेक्टेड होता है, टेंडन्स किससे होते हैं, लिगामेंट किससे होते हैं, बस। ठीक है, अगला आ जाओ, डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड। भैया ये मेरे सारे मॉक टेस्ट में आए थे बेटा, वही बात है, जब मैं कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं, आएगा पेपर में या नहीं आएगा, तो देख ले और पढ़ ले। ठीक है, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, क्या है जाइलम और फ्लोएम। भाई देख, जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस क्या है, जाइलम जो होता है ये पानी को लेके जाता है,
फ्लोएम जो होता है वो किसको लेके जाता है, फूड को लेके जाता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जो जाइलम होता है वो कंडक्ट वाटर एंड मिनरल, और फ्लोएम क्या करता है, फूड को कंडक्ट करता है। अगली चीज क्या है, जाइलम जो है हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी वो रूट से पानी को ऊपर लेके जाएगा, बट फ्लोएम क्या करेगा, खाने को हर डायरेक्शन में करेगा, यानी ये बाय डायरेक्शनल होता है। अगला देखना भाई, जो जाइलम होते हैं ना, जाइलम के मेनली जितने भी सेल है ना, वो पता कैसे हैं, वो डेड है। जैसे कि आपके ट्रैकियार्ड और वेसल, ट्रैकियार्ड, वेसल और जो आपका जाइलम स्केलेनकाइमा होता है, वो तीनों ही डेड है। एक लिविंग होता है जो कि है आपका जाइलम पैरेन्काइमा, जबकि फ्लोएम में ज्यादा लिविंग होते हैं और कम डेड होते हैं। जैसे कि आपका सीव ट्यूब जो है, क्या है आपका, एक प्रकार का लिविंग है। क्या है आपका, लिविंग है। यहां पर डेड कौन होता है, वो होता है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो आपका डेड होता है। ठीक है भाई, पैरेन्काइमा बोलते हैं, नहीं नहीं पैरेन्काइमा नहीं होता डेड, सॉरी, फ्लोएम फाइबर डेड होता है, फ्लोएम फाइबर डेड होता है, सॉरी, फ्लोएम फाइबर डेड होता है ना, पैरेन्काइमा तो जिंदा होता है भाई, है ना। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, जाइलम का, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये थोड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जबकि फ्लोएम का काम क्या होता है, ये मैकेनिकल फंक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होता, इसका मेन काम है आपका फूड की सप्लाई को प्रोवाइड करना। ठीक है, डन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, डन, सही, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सर मेरा सिलेबस न्यू है बेटा, तो वन शॉट जाके देख लेना, उसमें सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, आप एक बार, एक बच्चा पूछ रहा है भैया जाइलम क्या होता है, कहां से आए हो बेटा यार ऐसे सवाल मत पूछा करो यार। जाइलम क्या होता है, जाइलम, जाइलम एक प्रकार का बेटा क्या है, टिश्यू है, जो कि पानी की सप्लाई के काम आता है ना। वो कहानी याद करना, वो कहानी मैंने आपको क्या बताया था कि एक गांव के अंदर दो भाई थे, दो भाई दोनों तबाही थे। एक भाई पानी लाया करता था, एक भाई फूड लाया करता था, याद आ गया। तो उसमें जो पानी लाता था वो जाइलम था, फ्लोएम क्या था, जो कि फूड लाया करता था। ऐसा मत क्या करो यार, है ना। आयो अगला, व्हाट इज न्यूरॉन, राइट दी स्ट्रक्चर, पेपर में आएगा बेटा, ये भी आएगा, मतलब सारी आएंगे, इंपॉर्टेंट है ये, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है, एक प्रकार का सेल है, आपका लॉन्गेस्ट सेल होता है आपकी बॉडी का। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर एक बार दिखा देता हूं। ये पूरा स्ट्रक्चर याद रखना। सबसे पहले क्या होते हैं, आपके सिग्नल आते हैं, उन सिग्नल को कौन लेता है, ये जो ऊपर आप देख पा रहे हैं उनको हम बोलते हैं डेंड्राइट, ये जो तुम देख पा रहे हैं उनको हम बोलते हैं बेटा डेंड्राइट। डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करते हैं, वो सिग्नल आपके सेल बॉडी में आते हैं। सेल बॉडी में वो जो सिग्नल थे जो कि केमिकल की फॉर्म में थे, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। किसके अंदर बेटा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये एक्सॉन जो है इसकी मदद से जाते हैं, लास्ट में तुम्हारी नर्व एंडिंग होती है, उस नर्व एंडिंग की मदद से वो सिग्नल आगे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो पूरी की पूरी फंक्शनिंग है किसकी, आपके न्यूरॉन की। न्यूरॉन है क्या, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसका मेन काम क्या है, आपके सिग्नल्स को बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना। मान लो आपके बाबा ने आपको थप्पड़ मारा, नंबर कम रह गए, तो तुम्हें दर्द महसूस होता है ना वो क्यों होता है, क्योंकि सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, उस वजह से आपको दर्द महसूस हो रहा होता है। चलिए अगला, ब्रीफली डिस्क्राइब स्ट्रेटेड एंड स्मूथ मसल। अच्छा, स्ट्राइटेड मसल क्या होता है, स्ट्राइटेड मसल होता है बेटा स्केलेटल मसल। क्या होता है, स्केलेटल मसल, याद आ गया। स्केलेटल मसल क्या होता है, जो कि आपकी हड्डियों से जो मसल जुड़े हुए हैं। स्मूथ मसल क्या होते हैं, जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। तो उनका एक डिफरेंस देख लेते हैं, और ये डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो ध्यान से। स्ट्राइटेड मसल क्या होता है, आप ध्यान समझना, दे आर अटैच टू दी बोन। इनका काम क्या है, वॉलेंट्री फंक्शंस, यानी मैं हाथ मूव कर रहा हूं, मैं हाथ मूव कर रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं, किनकी मदद से, इनकी वजह से। ठीक है, स्केलेटल मसल्स की मदद से। जबकि जो आपके स्मूथ मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके इंटरनल ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं। अगर ये चीज समझना बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं। यानी अगर तुम इसका डायग्राम देखोगे तो कुछ इस प्रकार से होता है ना, कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें बैंड्स होते हैं, ऐसे बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। बट आपका जो स्मूथ मसल होता है, इसमें कोई भी बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, ये एकदम यूनिफॉर्म होते हैं, एकदम स्ट्रेट होते हैं, सिंपल होते हैं, मेरी तरह जैसे मैं सिंपल, है ना। हाँ भैया आप हरियाणा आओगे क्या, कर देंगे, वहां पे मीटअप कर देंगे, टेंशन मत लो, है ना। चलो, तो ये इसके एक दो मेन फीचर है। उसके अलावा
ये कैसा होता है, ये लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो स्मूथ मसल होता है उसके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है, यानी ये कैसा होता है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, फंक्शन इन दोनों के आपको पता ही है कि जो स्केलेटल मसल होता है वो बॉडी के मूवमेंट में काम आता है, वो आपको सपोर्ट देता है, आपको पोस्चर देता है। जबकि जो स्मूथ मसल होता है वो क्या काम करता है, वो आपके इंटरनल ऑर्गन में होता है, जैसे कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो आप खाना खाते हो ना, वो अंदर जाता है ना, किस मसल की मदद से जाता है, स्मूथ मसल की मदद से। ठीक है, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हो रहे हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं, वो सारे स्मूथ मसल की मदद से कर रहे हैं। चलिए, अब आ जाता है फिजिक्स। एक बार बेटा चैट में अगर अभी तक समझ आया तो एक बार पीके लिख दो, पीके लिख दो भाई, पीके। पीके तुम्हें पता तो है, पीके लिखवाता तो हूं मैं, तुम्हें पता तो है, पीके लिख दो भाई। हाँ जी, हाँ जी, आया क्या समझ में अभी तक? डन है, सही, सही भैया, पेपर का गर्दा उड़ा देंगे। बिहार से हो, गर्दा उड़ा देंगे। आया, अब आ जाते हैं फिजिक्स के ऊपर, आप सभी का नॉट सो फेवरेट बट माय फेवरेट। आ जाओ, पहला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होता है बेटा, किसी भी टाइम फ्रेम पे जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालेंगे, मान लो मैं चल रहा हूं चल रहा हूं चल रहा हूं चल रहा हूं, इस समय पर मेरी वेलोसिटी क्या है, वो मेरी कहलाएगी क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, वो बालों को क्या हो गया भाई, इतने खराब कैसे हो गए बाल, मैंने तो देखा ही नहीं तब से। वाह यार, क्या ही हालत बना ली मैंने, है ना। बताओ, तुम्हें सुबह से शाम पढ़ा पढ़ा के क्या हालत है, चल, है ना। तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी जो होगी, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी, उसको हम बोलेंगे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, अब आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन देखो, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें गिवन है, फॉर 2 मिनट्स हमें यह भी गिवन है, फाइंड द स्पीड एंड द डिस्टेंस। कैसे निकालोगे? देखो, ऐसे सारे सवालों के अंदर हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि मुझे क्या पता है, गिवन क्या है। तो सबसे पहले भैया एक कोने के अंदर गिवन लिख लो कि इनिशियल वेलोसिटी तो भैया u है, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है बेटा, 0.1 है। टाइम कितना है, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना, टाइम कितना हो जाएगा, 120। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है फाइनल वेलोसिटी और मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस। मुझे ये निकालना है ना, ये दो चीजें निकालनी है। अब क्या करूंगा मैं लगाऊंगा क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको याद नहीं है तो भैया इतनी अच्छी ट्रिक बता तो रखिए, याद नहीं कर पा रहे हो तुम, क्या थी ट्रिक, लो भाई फिर से बता देते, क्या है ट्रिक। विनीता और उमेश V माइनस यू गए जंगल में और उन्हें मिला एटम बॉम्ब का टुकड़ा, V माइनस यू इक्वल्स टू 80। उसके बाद क्या हुआ, उनका एक दोस्त था शुभम, उस शुभम को आधा एटम बॉम्ब का टुकड़ा दे दिया और उस बेचारे के यूनिट टेस्ट चल रहे थे, तो वो अपने दिमाग में सोच रहा था, यार मेरे घर पे वो आधा एटम बॉम्ब का टुकड़ा रखा हुआ है और मेरे तो यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, तो S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, विनीता और उमेश की थोड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं भैया, लड़ाइयां हो जाती हैं, यानी V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो भाई उमेश विनीता को मनाने के लिए बोलता है, तू मेरा आसमा, यानी 2AS, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। ठीक है, ठीक है, चलो आ गया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए बेटा, कोई भी लगा लो, है ना, कोई भी लगा सकते हो। पहली मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूं, इसको लगा देता हूं मैं, है ना, V इक्वल्स टू U प्लस AT, जिसमें आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टाइम कितना था बेटा, टाइम कितना था, टाइम था 0.1, नहीं एक्सेलरेशन था 0.1 और टाइम था 120। तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12। क्या सबकी यही आई, क्या सबकी यही आई? हाँ बहुत बढ़िया, है ना। इंप्रूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज के भी क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जैसे तुम्हारी श्रद्धा है भाई वैसे तुम निकालो। मैं लगा देता हूं S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बट इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं दूसरा फॉर्मूला लगा लेता हूं, 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इससे कर लूंगा बेटा सॉल्व, इससे कर लू, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो 2 इंटू 0.1 इंटू डिस्प्लेसमेंट, U तो एकदम 0 है
और v की वैल्यू मैंने निकाल दी 12, यानी तुम्हें यहां पर लिखना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 इंटू एस इक्वल्स टू 144, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 720 मीटर्स। क्या सबकी 720 आ रही है? बताओ, बोलो क्या बोल रही है? आ रही है? आ रही है तो बेटा आप जीत चुके हो, कुछ भी जीत चुके हो, नंबर जीत चुके हो। पेपर के अंदर नंबर ही तो आने। ठीक है, क्या बात है, एकदम बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द कार, व्हाट डज द नेचर ऑफ द ग्राफ शो? यानी इससे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, तुम्हें क्या पता चल रहा है बेटा? दिमाग लगाओ और सोचो, तुम इससे क्या पता लगा पा रहे हो? तो इसको देख के मुझे क्या पता चल रहा है कि स्पीड और टाइम ग्राफ है और सीधा ग्राफ है, और जब भी मेरा स्पीड और टाइम ग्राफ एकदम ऐसे सीधी स्लोप होती है, यानी इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या मतलब होता है बेटा? बोलो। ओहो, एक बच्चा पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बेटा एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ जब हम कवर करेंगे तब हम उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इससे हमें क्या समझ आ रहा है? इससे हमें समझ आ रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो एकदम यूनिफॉर्म है। ठीक है भाई, चलो ये इसके आंसर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आ जाता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। देखो, अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम हिट सैंड बैग एट अ स्पीड ऑफ 10⁻³ यानी 1000 मीटर पर सेकेंड पे वो सैंड बैग पे टकराया। ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होगी क्योंकि वो रुक गई है। देखो वो रुक गई है, इट स्टॉप। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा? 5 सेंटीमीटर। अब बेटा यहां पर एक चीज समझना, आप ना इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? 100 से डिवाइड कर लोगे, है ना? तो जो अपना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 100 से इसको डिवाइड कर लेना, कितना आ जाएगा? 0.05 मीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्या है? और हमें मास भी गिवन है। मास है अपना 10 ग्राम। 10 ग्राम को भी केजी में कन्वर्ट कर लेना मूर्खो। किसमें? केजी में। क्या होगा 10 ग्राम को? 1000 से डिवाइड ही तो करना है, 0.01। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना? आ गया सबको समझ में। अब क्या बोल रहा है? फोर्स बाय सैंड ऑन दी बुलेट। यानी आप ये बताओ कि फोर्स कितनी लगी। सोचो, कैसे निकालेंगे बेटा? कैसे निकालेंगे फोर्स? कैसे निकालेंगे? अगर किसी ने बता दिया मेरी तरफ से, उसको मिलेगी जादू की चप्पी। ठीक है, और कुछ तो दे नहीं सकता। आओ भाई बताओ, क्या लग रहा है? दिमाग लगा लेना बेटा। फोर्स निकालने को बोला, फोर्स। फोर्स कैसे निकाल सकते हैं भाई? एक बात बता, एक ना हमने एक चैप्टर में एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने? दिमाग लगा लेना। क्या है वो चीज? कि फोर्स क्या होगी अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लें। अगर हम एक्सेलरेशन निकाल लें, मास हमारे पास है, तो वही तो फोर्स होगी। यानी हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में क्या है? अपॉन में अगर आप टाइम यूज करोगे उस फॉर्मूले से आपका क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। बट यहां पर दिक्कत क्या है ना, यहां पर टाइम भी गिवन नहीं है, तो अब उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। बट मैं कह रहा हूं अब आप लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर हम लगा सकते हैं? यहां पर हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, है ना? v भी है, u भी है, s भी है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखना बेटा, v की वैल्यू क्या है? 0, है ना? u कितना है? u का 1000 है। 1000 का एक बार स्क्वायर कर लेना, और उसके अलावा 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है 0.05, है ना? बताओ भाई, क्लियर है? तो ये आ जाएगा आपका 10⁻6, और ये आ जाएगा आपका कितना आ गया? ये आ गया आपका 0.1 इंटू एक्सेलरेशन। कैलकुलेशन बेटा स्ट्रांग होनी चाहिए, माइनस का आ रहा है आंसर। एक्सेलरेशन जो आया आपका वो आएगा आपका 10⁻7। क्या सभी का यही आ रहा है क्या बेटा? क्या सभी का यही आ रहा है माइनस का 10⁻7? बताओ, क्या यही आ रहा है सबका एक्सेलरेशन? जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? माइनस में आ रहा है, हाँ, क्योंकि रुकी है ना चीज, रुकी है। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। अब मैं फोर्स निकाल सकता हूं जो कि है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स आ जाएगी 10⁻7
तो ये आ जाएगा आपका फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, ये आ जाएगी आपकी 10⁵ न्यूटन, 10⁵ न्यूटन। ये इसका आंसर है। क्या चमका सबको? बोलो। हाँ, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। तो ये इसका सही आंसर आ गया है। क्या आपकी फोर्स आप निकाल चुके हो? आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। एकदम सही है, चलिए बहुत सही है ना। तो आई होप यू आपको फोर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगला देखो, टाइम फॉर दी बुलेट टू स्टॉप, टाइम निकालना है। अरे तो बहुत सिंपल है, अब टाइम तुम खुद निकालोगे और अभी मुझे बाद में, मतलब इस सेशन कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे कमेंट में बताओगे कैसे निकालोगे टाइम। कोई भी फॉर्मूला लगा लो, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, v माइनस यू इक्वल्स टू 80, है ना। ये वाला फॉर्मूला लगा लो, v है, u है, एक्सेलरेशन है, टाइम निकालना है। निकालोगे, चैट में बताओगे फटाफट से, ठीक है बेटा। चलो, फॉर्मूला शीट क्या, 3 तो कुल फॉर्मूले हैं, उसमें क्या फॉर्मूला शीट चाहिए। अगला सवाल तुम्हारी बेटा स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखो भैया, एक बस वाले भैया थे, वो स्कूल वाले बस वाले भैया होते भाई, इतने खतरनाक होते ना, मैं सच्ची बता रहा हूं। एक बार मैं पहले स्कूल बस में मतलब जाता था पहले, बहुत पहले, तो एक स्कूल बस वाले भैया थे, वो ऐसी बस चलाते थे ना, इतनी खतरनाक, डर लग जाता। तो भाई बस वाले भैया हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, और अचानक से ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, और उनका एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आता है कितना, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। प्लीज फाइंड आउट हाउ फार दी बस विल गो बिफोर इट स्टॉप। यानी मुझे इनिशियल वेलोसिटी तो दे रखी है 90, बट यहां पर खेला हो जाता, गेम हो जाता तुम्हारे साथ। किलोमीटर प्रति घंटा कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकेंड, कैसे करेंगे भैया, कैसे करते हैं, ट्रिक है, ट्रिक मल्टीप्लाई कर दे 5/18 से, बस दिमाग नहीं लगाना, इतना ही है ना। तो डायरेक्टली आ जाएगा ये 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी है आपकी 0, क्योंकि रेस्ट पे आ गया। और क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, माइनस का 0.5। आपको क्या निकालना है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगा लो, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, बस। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, -25 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। बेटा मेरे चेहरे को क्या देख रहे हो, इतना सुंदर भी नहीं हूं, बोर्ड को देख लो और अपनी किताबों में आंसर लिख लो भाई यार। हाँ, बैठ के देख रहे हैं भैया, कुछ तो करा रहे हैं, खुद से सॉल्व कौन करेगा मूर्खो। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद, वो मोस्ट प्रोबेबली आना चाहिए 625 मीटर। क्या सबका 625 मीटर आ रहा है, चैट में लिख दो, लिख दो। आ जाओ भैया, कश्मीर को भी गए हो क्या, बिल्कुल गए हैं, सही है। अगला देखते हैं, हाउ वाई डू द शार्प नाइफ कट बेटर देन द ब्लड नाइफ। देखो जो शार्प नाइफ होता है वो अच्छे से क्यों काटता है ना भैया। जवान तो भैया उसकी थी शार्प, मैंने कहा कोई बात नहीं। शार्प, देखो एक फॉर्मूला होता है प्रेशर का, याद रखना, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। यानी जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। तो जो आपका शार्प नाइफ होता है उसका एरिया कम होता है, तो प्रेशर उसका ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। अगला, वाई डू कैमल हैव ब्रॉड फीट। कैमल का क्या है, फीट बड़ी है, यानी एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, जिसकी मदद से वो अच्छी तरीके से रेगिस्तान में चल सकता है। क्या बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। वाह जी वाह, 25 सवाल है बेटा, आओ। An object of a mass 5 kg is accelerated uniformly from a velocity of 2 meter per second to 8 meter per second in 8 second। यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमें गिवन है और बोला है उसका एक्सेलरेशन हुआ है 8 सेकंड में। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता था, याद कर ले बेटा। मोमेंटम हम P से रिप्रेजेंट करते थे, M U और M V, याद आ गया। हाँ, मास इंटू वेलोसिटी, बहुत बढ़िया। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी है 4, तो इनिशियल मोमेंटम तो आ जाएगा आपका कितना, 200, है ना। कितना आ जाएगा आपका 200। अच्छा, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है बेटा, वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड। और फाइनल क्या आ जाएगा, फाइनल आ जाएगा आपका 50 इंटू 8, जो कि आ जाएगा आपका 400। सबने निकाल दिया होगा, सिंपल है यार, बहुत सही। अगला देख, ये हो गया। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, आपको क्या वो फॉर्मूला याद है कि फोर्स कैसे निकालते थे।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। किस किस को ये याद है, एक बार चैट में बता दो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम कितना चेंज हुआ पर यूनिट टाइम, यही तो फोर्स होता था। तो फोर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, फाइनल मोमेंटम यानी 400 माइनस इनिशियल मोमेंटम यानी 200 डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना है, 8 सेकेंड। तो डायरेक्टली आंसर निकाल दूंगा 200 बाय 8, जो कि हो जाएगा आपका कितना, कितना टाइम कट रहा है बेटा, सॉल्व करके बताओ ना यार, कितना आ रहा है। मेरे से मैथ मत कराया करो यार तुम, है मैथ वैथ मत कराया करो मुझसे। कितना आया, 25। बताओ भाई, फोर्स 25 न्यूटन आ गई। याद था, याद था, जल्दी बताओ, याद था। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 25 ही आ रहा है ना आंसर, चेक। हाँ 25 न्यूटन है। चलो अगला, वाई डू यू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड। अच्छा एक बार खड़े हो जाओ और एक बार चलने की ट्राई करो। जब हम चलते हैं ना तो हम अपने पैर को पीछे धकेलते हैं और तो हम आगे चलते हैं, क्यों, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन ने क्या बोला था कि भाई एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जब हम एक बैकवर्ड फोर्स लगाएंगे तो जो जमीन है वो हम पे उतनी फोर्स फॉरवर्ड लगाएगा जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं। बहुत सही, ये भी बड़ा सिंपल था, थर्ड लॉ सबको मालूम है, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बेटा जल्दी से बता दो चार्ट के अंदर क्वेश्चन क्या है। व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन अ वाटर। क्यों कुछ ऑब्जेक्ट डूब जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट तैर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। दिस डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी। अगर पानी के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी पानी से कम है या तो बराबर है तो वो फ्लोट करेगा, बट उससे अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो सिंक कर जाएगा। यानी इसका आंसर होगा इट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। अगला, डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन को तुम कैसे डिफाइन करोगे, 1 न्यूटन कब होगा, जब 1 केजी का ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ, तब जो फोर्स उस पर लग रही होगी वो होगी 1 न्यूटन। क्या बात सबको आती है, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ, क्या बात सबको क्लियर है, फटाफट से बताएंगे बेटा चार्ट में। डन, हाँ जी बहुत सही। आगे आ जाते हैं, अगला क्या है, क्या बोला है, a force of 2 Newton acting on a body changes its velocity uniform from 2 meter per second to 5 meter per second in 10 second. Calculate the mass. यानी हमें इसके अंदर क्या है, देखो गिवन क्या है, गिवन है हमें फोर्स जो कि है 2 न्यूटन, और क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है यानी u गिवन है ना, u गिवन है 2 और फाइनल वेलोसिटी गिवन है 5। टाइम गिवन है आपको कितना, टाइम आपको गिवन है 10 सेकेंड। आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है इसके अंदर, मास निकालना है, मास। निकाल लोगे क्या बेटा, अगर ये भी ना कर पाओ तो अब तुम बहुत मार खाओगे, है ना। कोई है ऐसा जो इसको नहीं निकाल पा रहा है कोई, बेटा बहुत पिटोगे ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, इसको तो कर सकते हो। फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कर दोगे आंसर निकाल दो फटाफट। देख भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। फोर्स है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, पहले एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन होगा v माइनस यू डिवाइड बाई टी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई टाइम। ये हो जाएगा आपका 3/10, ये हो जाएगा आपका 0.3। एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स पता है, मास निकालना है, यानी फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितनी है बेटा, 2 न्यूटन, मास कितना है निकालना है, एक्सेलरेशन कितना है 0.3, 0.3। अब इसको यहां पर ले जाओगे तो जो मास आ रहा है वो आ रहा है 20/3 kgs। क्या सबका यही आ रहा है मास, पॉइंट में आ रहा है मास, पॉइंट में आ रहा है मास, ओके जी, 20/3 kgs आ रहा है सबका, बहुत सही। चलो अगला क्वेश्चन, फोर्स 20 न्यूटन एक्ट्स अपॉन अ बॉडी हुज वेट इज इतना। देखना बेटा यहां पर लिखा है वेट, वेट, वेट क्या होता है, वेट होता है, वेट होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद है, वेट ग्रेविटेशन वाले चैप्टर, बहुत बढ़िया। अगला, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी। आपको ये बताना है कि बॉडी का मास क्या होगा बहुत सिंपल है, देखो तुम्हें वेट गिवन है,
तुम्हें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, वो भी 9.8 होता है, यानी 9.8 इक्वल्स टू मास इंटू 9.8। तो आपको साफ दिख रहा है कि जो मास होगा वो होगा 1 kg। तो हमें मास गिवन है 1 kg। ठीक है, मास गिवन है 1 kg, तो हमने मास निकाल लिया 1 kg। आगे क्यों पूछ रहा है, हाउ मच इज इट्स एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देख भाई, तेरे पास मास है, तेरे पास फोर्स है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो तू एक्सेलरेशन आराम से निकाल सकता है। एक्सेलरेशन भी कितना आ जाएगा, 20 20 20। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा ये रहा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ जी व्हेन वी गो अप द हिल। देख भाई, एक फॉर्मूला याद रखना, G इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला, सबको याद है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अगर हम ऊपर जाते जाएंगे ना बेटा, तो होगा क्या कि हमारा ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा डिक्रीज होगा। क्या होगा बेटा, हमेशा डिक्रीज होगा। अगला, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे क्या वैल्यू होती है, तो आपको पता है वो 9.8 होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे आपके पेपर के अंदर डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर आपको पता है क्या क्या गिवन होगा, आपको अर्थ का मास गिवन होगा, ठीक है, आपको अर्थ का रेडियस गिवन होगा। ये जी की वैल्यू तो सबको याद होनी चाहिए, ये जी की वैल्यू याद होनी चाहिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन, हाँ बहुत सही। अगला, व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ जी इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज डबल्ड। जी की वैल्यू को क्या होगा, मैं आपको फॉर्मूला बार बार लिख के दिखा रहा हूं, ये होता है, इमेजिन करो अगर मेरा रेडियस जो है वो ट्वाइस हो जाए, कितना हो जाए बेटा, ट्वाइस हो जाए, ट्वाइस हो जाए, तो आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। कितना, 1/4। क्या है, चमका 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 चमका, जल्दी बोल दे जल्दी बोल दे जल्दी बोल दे। ये बात, हाँ जी, बड़े वाले जी की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, 6.6 इंटू 10⁻⁻⁷, वो मुझे पता है, याद रहनी चाहिए सबको। चलो अगला, अ प्लैनेट हैज अ हाफ द मास एंड हाफ द रेडियस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी। यानी क्या हुआ है कि अब हमने मास को भी आधा कर दिया है। देखना बेटा, अब हमने क्या करा है, हमने करा है मास को भी आधा कर दिया है, मास को भी हमने क्या करा, आधा, और जो हमारा रेडियस है बेटा उसको भी हमने क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। अब क्या होगा बेटा, यहां पर मैथ करनी है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है ना। तो ये आपको जो इसका स्क्वायर करो पहले, तो आएगा आपका GM/2 डिवाइड बाय R²/4। अब इस 4 को ऊपर ले जाओ, यहां पे मल्टीप्लाई करो, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा GM, ये आ रहा है, नहीं एक मिनट गलत कर दिया, 2GM/R²। यानी जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात समझी, चमका 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 चमका, 2 टाइम्स बेटा, 2 टाइम्स होगा। गणित में गलतियां कर दे रहे हो, गणित में गलती कर रहे हो, 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स ही आ रहा है, बहुत सही। चलिए डन, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा ये रहा, क्या है, एन इलेक्ट्रिकल हीटर रेटेड 1500 वॉट, हाउ मच एनर्जी डज इट टेक इन 10 आवर। देखो भाई क्या बोल रहा है, उसकी पावर गिवन है। अच्छा, पावर का फॉर्मूला सब याद रखना अपने दिमाग के अंदर, एनर्जी बाय टाइम। अच्छा सुनो, पहली बात यार, देखो होता क्या है ना, जब हम कोई सेशन को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे बच्चे मोटिवेटेड होते हैं हमारे साथ, बट धीरे धीरे बच्चे कम होते जाते हैं। और हमेशा जब सेशन खत्म होने को आता है, जैसे अभी हम 20वें क्वेश्चन पे 5 सवाल और हैं बस, जब सेशन खत्म होने को आता है, मैं हर बार बोलता हूं कि जितने लोग लास्ट तक रुकते हैं ना, असली वॉरियर वो होते हैं। तो तुम अभी तक हो तो तुम वॉरियर हो, क्योंकि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और तुम उन लोगों से एक स्टेप आगे निकल चुके हो, तो यू आर अ वॉरियर। ठीक है, चलो आओ भाई, क्या बता रहा था मैं, इलेक्ट्रिकल, देखो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय टाइम, ये सबको याद रखना। हमें गिवन क्या है, पावर गिवन है 1500 वॉट, हमें टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है बेटा, टाइम हमें गिवन है 10 घंटे। सबसे पहले तो एनर्जी निकालने के लिए तुम क्या करो बेटा, तुम ना ये जो घंटे हैं ना, इनको भाई सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, यूनिट सही रखना है भाई, यूनिट सही रखना है। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट,
1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 36000 सेकेंड्स। ठीक है, अब क्या करो, अब फॉर्मूला लगाओ। एनर्जी का फॉर्मूला होगा पावर इंटू टाइम। तो पावर है आपकी 1500 और एनर्जी है आपकी, टाइम जो है वो है आपका 36000। ये आपकी आ जाएगी एनर्जी इन जूल। सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना, वो तुम्हारी श्रद्धा, वो तुम्हारी श्रद्धा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है ना। तो इसको अब तुम सॉल्व कर लेना, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है आंसर, एक बार मैं चेक भी कर ही लेता हूं, कितना आ रहा है आंसर। अच्छा, इन्होंने किलोवाट के अंदर कन्वर्ट करा है, अपन ने जूल में आंसर निकाला, इसको सॉल्व कर लेना बेटा। ठीक है, डन। आगे आ जाते हैं, क्या है आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, हाँ, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। वर्क क्या होता है बेटा, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। 1 वर्क का क्या मतलब है, वर्क होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब 1 न्यूटन की फोर्स लगाई गई और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 1 मीटर हुआ, तब जो वर्क होगा वो होगा आपका क्या, 1 जूल। अगला, What are the various energy transformation occurs when you ride a bicycle? मान लो मैं साइकिल चला रहा हूं, मैं साइकिल चला रहा हूं, क्या हो रहा है, मैं अपनी जो बॉडी की एनर्जी है उस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा हूं किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। तो याद रखना उसके अंदर क्या होगा, आपकी जो मस्कुलर एनर्जी है बॉडी की, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, साइकिल की मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। और वो मैकेनिकल एनर्जी की मदद से किसमें कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि मैं चल रहा हूं ना, मैं मूव कर रहा हूं ना, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट हो जा रही है। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21। कुछ क्वेश्चन और है बेटा, बस सतर्क रहो, एकदम फोकस रहो। व्हेन इज द वर्क डन बाय अ फोर्स सेड टू बी नेगेटिव, गिव वन सिचुएशन इन विच वन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इज डूइंग अ पॉजिटिव एंड अदर आर नेगेटिव। भाई नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब मान लो हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तब नेगेटिव वर्क होता है ना। पॉजिटिव वर्क तो सिंपल है, मैंने फोर्स लगाई आगे चला गया, ठीक है। नेगेटिव वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क तब हम कह सकते हैं जब हम गाड़ी को रोक रहे हैं, गाड़ी को हम क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, है ना, गाड़ी को हम स्टॉप कर रहे हैं, तब हम उसको बोल सकते हैं नेगेटिव। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है नेगेटिव वर्क डन के, बस ये याद रखना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग हो जाए। चलिए अगला क्या है, विच वुड बी द ग्रेटर इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, डबलिंग द मास और डबलिंग द वेलोसिटी। बताओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में दिखेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई, हाफ mv²। क्या सबको याद है, बिल्कुल याद है। किससे हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मास को बढ़ाने से, वेलोसिटी को बढ़ाने के, मास को बढ़ाने से, वेलोसिटी को बढ़ाने, मास से बढ़ाने, वेलोसिटी को अगर हम डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना आ जाएगी। बताओ 4 गुना आ जाएगी, बता, हाँ बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या है, वेलोसिटी। अगला, फ्यू सिचुएशंस आर गिवन, उनको एनालाइज करो। देखो भाई, अ मैन इज पुशिंग द रॉक विच इज हार्ड एंड ह्यूज बट इट इज नॉट मूविंग। अगर मैं किसी चीज को धक्का लगा रहा हूं वो मूव नहीं कर रही, तो क्या यहां पर कोई वर्क होगा, वर्क डन विल बी 0। अगला, बुलॉक इज पुलिंग अ कार्ट अप टू 1 किलोमीटर, खींच रहे हैं और वो मूव भी हो रहा है, यानी क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है। अगला, अ गर्ल इज पुलिंग अ ट्रॉली फॉर अबाउट 2 मीटर ऑफ डिस्टेंस, ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्क डन। अगला, पर्सन स्टैंडिंग विद हैवी बैग, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, कोई वर्क है नहीं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हुआ समाप्त, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा, ये रहा, फटाफट से देखो क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, 9th क्लास में तुम्हारे साथ भी होता है क्या, तुम्हारे जो स्कूल के कुछ टीचर्स होते हैं तो तुमसे ऐसा बोलते हैं क्या कि अगर तूने मुझसे ट्यूशन नहीं पढ़ा तो मैं तुम्हें नंबर नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, है ना। ऐसा होता है ना कि जो उन मैम से, उन सर से जो ट्यूशन पढ़ने जाता है उसके तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, बाकी पूरी क्लास के नंबर ही नहीं आ पाते। तुम्हारे साथ भी होता है कैसा होता है, होता है। चलो बहुत बढ़िया, 2 करोड़ का सवाल। चलिए, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, याद रखना बेटा, जो आपका इंसिडेंट आता है
एक आपका रिफ्लेक्टेड होता है, एक आपका नॉर्मल होता है। ये तीनों के तीनों एक प्लेन पे लाई करते हैं। दूसरा क्या है, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा वो दोनों बराबर होगा। ये दो लॉ है बस सिंपल से प्यारे से, ठीक है। अगला देखो, एन एको रिटर्न इन 3 सेकेंड, यानी मैंने कुछ चिल्लाया, नेहा 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 मैंने चिल्लाया, तो क्या हुआ, वो जो आवाज थी ना मुझे 3 सेकंड बाद वापस सुनाई दी, एको हो गया एको, 3 सेकंड बाद वो मुझे वापस सुनाई दी। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। देखो मान लो मैं यहां पर खड़ा था, है ना, पर ये क्या कर दिया, कोई नहीं, मैं यहां पे मैंने चिल्लाया, यहां पर था, यहां से टकराया और वापिस आया, गया और वापिस आया। इस पूरे का जो टाइम है वो कितना बताया, वो हमें बताया गया 3 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक है। और हमें स्पीड गिवन है। अच्छा एक फॉर्मूला क्या तुम्हें बेटा आता है, 1 मिनट, कहां गई तुम्हारी चैट्स, अरे भैया चैट गायब हो गई, हाँ ठीक है। भैया नेहा कौन है, नेहा कौन, मुझे क्या पता नेहा कौन, मैं तो ऐसे नाम ले लेता हूं, है ना। ये थोड़ी ना कि नेहा, ऐसा तो कुछ थोड़ी ना, नेहा मेरे स्कूल की एक लड़की थी जो कि बहुत पढ़ाई करती थी है ना। आओ देखो भाई, मैंने बोला, चिल्लाया, मैंने चिल्लाया 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 और वापस आ गया। तो अब देखना, तुम्हें फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 342। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2 टाइम्स, गया और वापस आया, गया और वापस आया। और टाइम कितना है, टाइम है 3 सेकेंड्स, है ना। तो अब मुझे बस डी निकालना है, डी में आराम से निकाल सकता हूं, इससे इसको एक बार डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो गया भाई। अब तुम मैथ्स मत करवाया करो, मैं रो दूंगा तुम्हारे सामने, ठीक है। कितना आ गया, 21 2 5 513, क्या सबका 513 आ रहा है क्या, 513 बेटा, 513 आ रहा है, 513, वाह जी वाह, वाह जी वाह जी वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। चलिए भाई 513 आया बेटा, 513, 14 भाई 143 कहां से आ जाएगा, 513 आ रहा है, 500, अच्छा ओ स्मार्ट हुए ज्यादा ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका है 513। अगला, स्टेट द इफेक्ट ऑन द लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड। देखो अब तुम्हें एक चीज याद रखनी है, पहली चीज कि जब भी मेरे साउंड की, मेरा कोई भी वेव है, उस वेव की अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो क्या बढ़ता था, लाउडनेस बढ़ता था, याद आया। और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, एफ, या फिर उसको हम ऐसे भी लिखते थे, याद करो, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, तो उसकी पिच बढ़ेगी, पिच, है ना। सुबह सुबह आपकी मम्मी बोलती हैं उठ जा, तो मम्मी की जो पिच होती है उस साउंड की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी की जो फ्रीक्वेंसी है गले की वो बहुत तेज है, ठीक है। मेनली फीमेल्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है हाई होती है, मेल की कम होती है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, क्या है क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिमेन सेम। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा, लाउडनेस बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड स्टेज द सेम बट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, पिच हो जाएगा, पिच है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी बेटा स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो, एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। ओ हो भैया, ये रिलेशनशिप ही तो नहीं बन पा रही है, वहां नहीं बन पाई रिलेशन, यहां कैसे बनाएंगे यहां बनाएंगे बेटा, हम यहां बनाएंगे, वहां तो तुम नहीं बना पा रहे हो, बट यहां हम बनाएंगे रिलेशन। देखो रिलेशनशिप बनाएंगे किसके बीच में, स्पीड ऑफ साउंड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में। देखो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब साउंड के केस में जो डिस्टेंस होता है वो होता है उसका वेवलेंथ, और टाइम होता है टाइम पीरियड। और जो 1 बाय टाइम पीरियड होता है ये फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, 1 बाय टाइम पीरियड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। तो जो फाइनल बनता है वो होता है स्पीड इक्वल्स टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना। यानी आपको क्या करना है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी कर देना है, यह आपका फॉर्मूला बन के आ गया। अब देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट दी वेवलेंथ व्हेन दी फ्रीक्वेंसी इज 256 हर्ट्ज। अब मुझे देखो स्पीड गिवन है, स्पीड कितनी है 340, मुझे क्या गिवन है, मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है, मुझे बताना क्या है बेटा, मुझे वेवलेंथ बताना है। कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड कर लेना भाई। अब ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, पॉइंट में आएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी व्हेन दी वेवलेंथ इज 0.5, यानी स्पीड तो उतनी है, और अब क्या बोल रहा है, वेवलेंथ गिवन है, और आपको निकालना क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो क्या करोगे, इसको यहां पर ले जाओगे बस, और फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। अरे बेसिक गणित गणित गणित, मैथ, पूरी मैथ। बताओ
आ रहा है समझ में? किस किसको समझ में आया, किस किसको नहीं आया, तुम भी बता दो यार। अभी तक का क्या सब कुछ क्लियर है बेटा? एक बार जल्दी से बताओ। डन है, चलिए बहुत बढ़िया। आंसर एक बार चेक कर लेना बेटा। पहले का आएगा 1.33 और दूसरे का आएगा 400 हर्ट्ज। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आ जाता है, आखिरी दो सवाल। यस, वी आर अबाउट टू फिनिश आवर टॉप 25 क्वेश्चन। और ये 25 क्वेश्चन मैं सच बता रहा हूं पेपर के अंदर दिखेंगे, और जब दिखेंगे तुम पागल हो जाओगे। ठीक है, आ जाओ। वॉट इज द जीएम क्रॉप? जीएम क्रॉप क्या होता है भैया? ये पीएम तो सुना था, प्राइम मिनिस्टर। जीएम, सीएम भी सुना था। जीएम क्या होता है? जीएम का मतलब होता है बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये इंप्रूवमेंट ऑन फूड रिसोर्स का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, आप कुछ प्रोसेसेस की मदद से क्रॉप को चेंज कर देते हो, अब उनके अंदर कुछ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स डाल देते हो, उसको हम बोलते हैं क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। नेम एनी वन क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। तो देखो भाई, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है क्या? बीटी कॉटन। कुछ एक प्रकार की कॉटन होती है जो कि इंडिया के अंदर उगाई जाती है, जो कि एक प्रकार की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ठीक है, उसका नाम क्या है? बीटी कॉटन। क्या है? बीटी वो वाला बीटी नहीं है। बीटी, हाँ बच्चे पोमैटो भी लिख रहे हैं, पोमैटो भी है इसका एग्जांपल, सही लिख रहे हो। बीटी कॉटन है, पोमैटो है, लिख सकते हो। ठीक है, चलो। डिस्क्राइब द मेन इरिगेशन सिस्टम दैट आर अडॉप्टेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्या क्या अडॉप्टेड है? इरिगेशन। इरिगेशन के देखो बहुत सारे सिस्टम है इंडिया के अंदर। ड्रिप इरिगेशन है ना, कैनाल सिस्टम है, रिवर सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है, कुछ भी लिख के आ सकते हो, 2-3। कैनाल इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, कोई भी 3 लिख के आ सकते हो। इरिगेशन क्या होता है? पानी डालना। अगला, व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बी वेराइटीज। अच्छा, पहले मुझे बताओ कौन सी ऐसी बी है? इटालियन एक बी है जिसका मैंने तुम्हें हर बार बोला है, नाम याद रखना, पेपर के अंदर आएगा। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। एक ऐसी बी है जो कि इंडिया के अंदर भी यूज हो रही है, उस बी के चर्चे ही चर्चे हैं। उस बी को बाहर से ला रहे हैं इंडिया के अंदर। कोई नाम बता दे, नाम बता दे। एपिस मेलिफेरा, बहुत बढ़िया, एपिस मेलिफेरा। देखो, क्वेश्चन आए कि बी के क्या फीचर होने चाहिए, या फिर क्वेश्चन आए कि एपिस मेलिफेरा में ऐसा क्या खास है, दोनों का आंसर सेम ही होगा। क्योंकि बीज के जो अच्छे फीचर्स है ना, वो सारे फीचर्स एपिस मेलिफेरा के अंदर हैं। तो ध्यान से समझना फीचर्स क्या है। दे शुड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हनी, शहद निकाल देना बहुत सारा। दे शुड बी एबल टू कलेक्ट नेक्टर्स, हम फ्लावर्स से नेक्टर को कलेक्ट कर पाए। अगला, दे शुड हैव गुड ब्रीडिंग कैपेसिटी, यानी वो जल्दी जल्दी ब्रीड कर पाए और बहुत लार्ज नंबर पे जा पाए। उसके अलावा दे शुड बी डिसीज रेजिस्टेंट, यानी उनको बीमारियां नहीं लगनी चाहिए। उसके अलावा ये भी कर सकते हो कि वो अपना ज्यादा समय कहां पर बिताएं? उनके एरिया में बिताएं, है ना। ऐसा नहीं है कि जो बी है वो इधर उधर घूम रही है ना। वो अपना समय अपने कहां पर बिताना चाहिए? उनके जगह पे बताना चाहिए, है ना। बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर, आ गया समझ में? डन, बहुत सही। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन था। आखिरी क्वेश्चन आपका आ जाता है किसका? इंप्रूवमेंट एंड फूड रिसोर्सेज का, जो कि है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रॉपिंग सीजन, रबी, खारिफ और जैद। ये सवाल बेटा पेपर के अंदर बार बार आता है, और इसकी एक मैं ट्रिक बता देता हूं। क्या ट्रिक है? रबी, रबी से तुम्हें याद रखना है रजाई। रजाई कब ओढ़ते हो? ठंड में। तो रबी क्रॉप कब उगेगी? ठंड में। ठंड कौन से मौसम पे होती है? अरे भाई, नवंबर से लेकर अप्रैल तक थोड़ी थोड़ी ठंड रहती है ना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बहुत बढ़िया। अब अगला आ जाता है खारिफ। क्या आ जाता है बेटा? खारिफ। अब खारिफ से तुम्हें याद रखना है कीचड़। क्या याद रखना है बेटा? कीचड़। कीचड़ कब हो जाती है? बारिश के मौसम में। तो जो खारिफ क्रॉप्स हैं वो रेनी सीजन में उगते हैं, यानी जून से अक्टूबर के बीच में। अब एक बच जाता है जैद। जैद से तुम्हें याद रखना है ज्यादा गर्मी, यानी जैद होता है बहुत सारी गर्मी वाले मौसम के अंदर, जो कि है मार्च से जून। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये कुछ मौसम है जिनके अंदर बहुत बहुत ज्यादा गर्मी होती है। बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या है? समर सीजन। अब याद रखना इनकी क्रॉप्स के एग्जांपल याद रखना। समर में क्या खाते हो तुम? तरबूज खाते हो, वाटरमेलन खाते हो। सर्दियों में क्या खाते हो? सर्दियों में तो आपके वीट क्रॉप्स वगैरह सब कुछ होता है। और रेनी सीजन में क्या खाते हो? मेनली आपकी पैडी। पैडी क्रॉप्स क्या होती है? जैसे राइस। राइस कब उगता है? जब बहुत सारा पानी होता है ना। रेनी सीजन में आपका राइस उग रहा होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रशांत सर सब सिर्फ बस मेरे हैं। ये क्या लिख रहे हो भाई? क्या हो गया भाई तुम्हें? हाँ, अगला क्वेश्चन, हाउ डज द यूज ऑफ मेन्योर
बेनिफिट फॉर आवर एनवायरमेंट। देखो, एक होता है मेन्योर, एक होता है आपका पेस्टिसाइड। मेन्योर जो होता है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल यानी वो हार्म नहीं करता। अब यहां पर आप कुछ पॉइंटर याद रखना। पहला, मेन्योर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, दस इट डज नॉट क्रिएट अ वाटर प्रॉब्लम, यानी वो वाटर पोल्यूशन नहीं कर रहा है, एक तो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, इट इज क्या, बायोडिग्रेडेबल, यानी वो ऑटोमेटिकली नेचर के अंदर, सॉइल के अंदर डिग्रेड हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, डीकंपोज हो जाएगा। जबकि पेस्टिसाइड्स नहीं होते डीकंपोज, है ना। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस वजह से मेन्योर यूज करना चाहिए, ना कि पेस्टिसाइड। अब मुझे बताओ, क्या यहां तक सबको समझ आया? और यहां पर हमारा टॉप 25 क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। किस किस को समझ आया पीके लिखेंगे चैट के अंदर। और एक चीज बोलूंगा यार, बहुत अच्छा लगा, है ना। 9th की जर्नी अपनी बहुत यादगार थी। और अगर अभी 9th के पेपर तुम्हारे लेट हैं, कुछ कुछ स्कूल्स के अंदर मार्च में हैं, तो भाई वन शॉट वीडियो देखो मेरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां से करो, बात खत्म, बात खत्म, कुछ और मत देखो, सिंपल। और 10th में जैसे ही आओगे, है ना, फरवरी के एंड में तुम्हें कुछ सरप्राइजेस मिल जाएंगे, है ना। वो चीज आ जाएगी जो कि तुम्हारे 10th को खतरनाक बना देगी, बेस्ट बना देगी, एकदम मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो वो चीज तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ आज की इस कक्षा को टॉप 25 क्वेश्चन वो हैं जो कि पेपर में दिखेंगे। बेटा ट्राई करना, इनकी प्रैक्टिस कर लो, लिख लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेना, पीडीएफ में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। और याद रखेंगे कि मेहनत हमारी जारी रहेगी। और लोग बोल रहे हैं बोलने दो, तुम पढ़ते रहो, मस्त पढ़ते रहो, मचाते रहो। 9th में अच्छे मार्क्स लाओ, 10th में मैं हूं, मैं देख लूंगा, 10th में अच्छे मार्क्स आएंगे, वो मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, बाय 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 बाय, जाओ 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 जाओ, बाय।